हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि आपके लिए हम सारे हरियाणा बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब के लिए हम मैथ और साइंस का वीडियो बाई वन करके लेकर आएंगे। तो इस वादे के सीरीज में हम अपना साइंस का लेकर आ चुके हैं और खास बात आपको ये है कि आज आपको दो टीचर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो फिजिक्स फर्स्ट पार्ट मैं पढ़ाऊंगा और बाकी आप लोगों के प्यारे और सबसे चहीते सर MB सर भी आपके साथ हमसे जुड़ जाएंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। आई होप आपको ये चैनल जरूर पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हम लोगों को आगे आपके प्यार से बढ़ाते रहिए। हम आपके लिए और भी सब्जेक्ट हो सकता है, जरूरत पड़ने पर SST इंग्लिश ये सब का भी प्रिपरेशन जरूर करवाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास से शेयर जरूर कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो उनके पास भी पहुंच पाए। तो आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा, प्रिपरेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, किसी बात का स्ट्रेस नहीं लेना है क्योंकि OTC आपके साथ डट के खड़ा है। तो आइए, मेरा नाम ओम प्रकाश वर्मा, आपको लेकर चलता हूं साइंस की दुनिया में। तो हरियाणा बोर्ड का सैंपल पेपर रिलीज हो चुका है। तो हरियाणा बोर्ड के सैंपल पेपर में हम आ रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर, साइंस क्लास 10th का कौन सा सेट लेकर, A सेट लेकर। ऐसे ही और भी सेट्स के वीडियो धीरे धीरे हमारे चैनल पे क्या हो जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे। तो आइए 2023-24 का साइंस का क्लास 10th का सेट A का हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। आइए हम आते हैं सबसे पहले सेक्शन पे, सेक्शन A जो कि क्या होने वाला है, फिजिक्स होने वाला है। ठीक है, खास बात यह है इस वीडियो का, इसमें हरियाणा बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर आया है इसके अंदर केस स्टडी नहीं आ रहा है। साइंस के अंदर केस स्टडी सैंपल पेपर में तो देखने को नहीं मिला है। उम्मीद करते हैं कि आगे होगा कि नहीं होगा, भगवान जाने। सैंपल पेपर में बनाया है, कोई नहीं। सेक्शन A में आते हैं जो कि क्या होने वाला है, फिजिक्स होने वाला है। ठीक है सर, पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितने मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए। तो आओ भाई सॉल्व करते हैं। विच टाइप ऑफ फॉलोइंग हैज मिल्की एंड क्लाउडी क्रिस्टलाइन। तो भाई बात बताना, आंखों पर धुधिया कलर का क्या चढ़ जाता है, एक लेयर चढ़ जाता है जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट। क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है मोतिया बिंद बोला जाता है। मोतिया बिंद में होता क्या है कि आइस के ऊपर क्या चढ़ जाता है, एक दूध जैसा सफेद कलर का एक लेयर चढ़ जाता है जिसको इंग्लिश में कैटरैक्ट और हिंदी में क्या कहते हैं, मोतिया बिंद कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन 1 नंबर के लिए हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम अपने आंसर देख लेते हैं। इसका ये रहा आंसर, क्या है, वे है। इस पे फोकस मारना चाहिए था लाइट का, बट कोई नहीं। क्या खास बात है, इस कलर और ये कलर दोनों मैच कर रहा है। ठीक है, तो चलिए भाई, हमारा बी कैटरैक्ट बिल्कुल सही आंसर है। अब आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनोइड के अंदर जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है, सोलेनोइड के अंदर कांस्टेंट होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल क्या होता है, पैरेलल होता है। तो 0 नहीं, गलत है। डिक्रीज नहीं, कांस्टेंट होता है। इंक्रीज नहीं, तो ऑप्शन डी ही बच जाता है। क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है इनसाइड दी सोलेनोइड। सोलेनोइड के अंदर, इनसाइड के अंदर क्या होता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है। सोलेनोइड कुछ ऐसा दिखता है। इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल पैरेलल होने की वजह से हर जगह क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, कुछ भी बदलता नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए इसका सॉल्यूशन भी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल डी सही है, बिल्कुल डी क्या है, सही है। लाइट चमक चुका है, जल चुका है। ठीक है, ऐसे दिमाग की भी बत्ती जल है ये। ठीक है, चलो भाई, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। आ गया हमारा MCQ। दो हमसे पूछा क्वेश्चन कैसा, MCQ। अब बात कर रहा फिल इन दी ब्लैंक्स पे। तो देखिए कितना फालतू क्वेश्चन है। डैश इज दी कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका कमर्शियल यूनिट क्या होता है भाई, सबको पता होना चाहिए, KWH। KWH क्या होता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ किलोवाट आवर होता है। और सबको पता है कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल की एनर्जी होती है। जनरली मैं बता देता हूं क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बाकी आंसर हमारा यही होगा, KWH। आइए हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ताली। हम 3 क्वेश्चन तक आ चुके हैं और बिल्कुल ये दिमाग की बत्ती जल चुका है, किलोवाट आवर, जिसको KWH से भी लिख देते हैं। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ड्रॉ द सिंबल ऑफ द वायर ज्वाइंट। अरे भाई, वायर ज्वाइंट का क्या बनाना है, सिंबल बनाना है। तो ये देखो भाई, हम आंसर में लेके बना के आ चुके हैं। ये रहा, ये वायर है और इसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया है।
ठीक है सर, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 तक बढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर आता है 5 की तरफ। हमने देखा 2 एमसीक्यू है और 2 फिल इन द ब्लैंक्स है। अब हम बात करते हैं कौन सा एरेशन एंड रीजन का एक क्वेश्चन होने वाला है, तो देख लेते हैं बड़े प्यार से। एरेशन क्या कह रहा है कि तू की जाने प्यार है मेरा, नहीं, लाइट एंटर दी आई थ्रू रेटिना। अरे नहीं दादा, गलत। रेटिना पे क्या बनता है? इमेज बनता है, और एंटर तो करता है किसके द्वारा? सबसे पहला वाला लेयर के द्वारा। ये गलत हो चुका है। ठीक है सर, अब आते हैं रीजन क्या कह रहा है? लेंस सिस्टम ऑफ आइज फॉर्म इमेज ऑन रेटिना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इमेज कहां बनाता है? रेटिना पे बनाता है, लेकिन ये गलत है और ये सही है। यानी ऑप्शन कौन सा होगा? बिल्कुल डी करेक्ट आंसर होगा कि ए इज फॉल्स। एरेशन क्या है? फॉल्स है, बट आर इज ट्रू। लेकिन आर क्या है भैया? ट्रू है। तो हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है सर, बिल्कुल 5 क्वेश्चन तो हमारे हो चुके ऐसे चुटकियों में। आंसर भी मैंने यहाँ पे बता दिया। ऑप्शन कौन सा होगा? डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है सर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है सर, तो 6 क्वेश्चन पे आते हैं। सेक्शन ए में क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। तो आइए भाई क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, जो कि देगा हमें 2 मार्क्स। ठीक है भाई, इसमें ऑप्शन भी है, आ जाओ। पहला हम देखते हैं, ऑन व्हाट द फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। भैया रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस 4 बातों के ऊपर डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ वायर, और अगला टेम्परेचर, और उसके बाद नेचर ऑफ मटेरियल। इन 4 चीजों के ऊपर रेजिस्टेंस क्या करता है? डिपेंड करता है। तो आइए भाई इसका आंसर भी देख लेते हैं। बिल्कुल सही है। कौन सा फैक्टर है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 बातों के ऊपर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ द मटेरियल और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इन बातों के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। तो मैं आपके लिए एकदम मस्त सब पीपीटी बना के लेकर आया हूं, दिमाग की बत्ती जला देने वाला। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसे हमें मोटिवेट करते रहिए। हम और भी अच्छा पीडीएफ बनाएंगे, ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आ पाए। चलिए भाई, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसी पर क्या कह रहा है, इसी का और पार्ट। What are the advantage of the connecting electrical device in parallel with the battery instead of connecting them in the series? कह रहा किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को हम सीरीज में जोड़ने के बजाय पैरेलल में जोड़ने पर हम क्यों ज्यादा खास ध्यान देते हैं? ठीक है सर, जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाते, चीख चीख के सर पढ़ाते होंगे, स्कूल के हों चाहे कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को, ये चीख चीख कर बात बोला जाता है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं सब किसके अंदर जोड़ा जाते हैं? पैरेलल के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। अगर एक कोई डिवाइस खराब हो जाता तो सारा आगे का करंट फ्लो हो ही नहीं पाएगा, तो भाई आगे करंट पहुंचेगा ही नहीं, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। पहला रीजन। दूसरा रीजन ये होता है कि अगर कहीं शॉर्ट सर्किट होगा, कहीं हाई करंट आ जाएगा, तो सारे ही डिवाइस को क्या कर देगा? सत्यानाश कर देगा। ठीक है भाई, कहानी। और कहानी क्या हो सकता है सर? सीरीज में बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस मिलता है। सीरीज में सिंपल क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, उसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, पोटेंशियल का ड्रॉप ज्यादा होगा, वहां पे बिजली का बिल भी हमसे क्या आएगा? ज्यादा आएगा। अब पैरेलल में पता है पोटेंशियल सेम रहता है, अलग अलग करंट डिवाइस होता है, इसीलिए सब जोड़ते हैं। तो आओ इसी को मैंने इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ है। इसी सब बातों को क्या लिखा है भाई? आ जाओ पढ़ते हैं और वाले अपने से। एडवांटेज ऑफ द कंडक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन पैरेलल विद द बैटरी एज द फॉलो। इतने सारे बातें हैं, इसमें से 3-4 लिख देना। पहला, द वोल्टेज अक्रॉस ईच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज द सेम एंड द डिवाइस कैन टेक करंट एज पर रेजिस्टेंस। हाँ भैया, द वोल्टेज अक्रॉस ईच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज सेम। पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है भैया? सेम होता है। पहली बात। चलो भाई ठीक है। दूसरी बात, सेपरेट ऑन ऑफ स्विच। हाँ, सारे अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग हम स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन सीरीज में होगा तो भैया एक स्विच बंद करूंगा, सारा करंट ही गायब हो जाएगा। सेपरेट नहीं हो सकता है। लेकिन पैरेलल में अलग अलग करंट जाता है, तो अलग अलग स्विच हम लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये भी। तीसरा, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट डिक्रीज। बता रहा था कि पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है और सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है। तो पैरेलल में डिक्रीज होने की वजह से बिजली का बिल भी क्या आएगा? कम आएगा। चलो भाई, ये भी बढ़िया पॉइंट था। अगला चौथा पॉइंट,
इफ वन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज डैमेज, हाँ आ गया वही बात, अगर एक कोई डैमेज हो जाता है तो दूसरे पे कोई इंपैक्ट नहीं करेगा, वो मस्त अपना काम करेगा, वही सीरीज होगा, एक डैमेज हो जाएगा सारा का सारा भाई आगे करंट भेज ही नहीं पाएगा, तो सारे अपने आप ही काम नहीं करेंगे क्योंकि लाइट वहां पे पहुंच ही नहीं रहा होगा। ठीक है भाई, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है, मैं साइड हो लेता हूँ धीरे से, शाबाश ले लिया होगा मैं उम्मीद करता हूं। अब बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ये भी होने वाला है 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल प्यारा सा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल देखते हैं क्या प्यारा सा है। फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ दे दिया कितना भाई 4 मीटर। अच्छा, पावर बताना है और किसका है कॉनकेव का, तो कॉनकेव का फोकल कैसा होता है नेगेटिव होता है। ठीक है सर, पावर क्या होता है 1/f। ठीक है सर, तो पावर कितना हो जाएगा 1 अपॉन में -4 डिवाइड कर दिया तो 0.25 किसका माइनस का, और क्या होता है यूनिट डाईऑप्टर। क्या होता है भाई लोग डाईऑप्टर। हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हाँ जी ठीक है बिल्कुल इजी सा 2 मार्क्स का। एग्जामिनर ऐसे कहा शाबाश बेटा वेरी गुड, आपको मिल गए हैं कितने मार्क्स 2 मार्क्स, बल्ले बल्ले। ठीक है चलो भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये तो उम्मीद नहीं था भाई, प्लीज ये तो उम्मीद नहीं था कि हमसे ये भी चीज पूछेंगे। ओम्स लो पूछ लेते, कुछ और पूछ लेते, ये क्या पूछ लिए भाई हमसे। पूछ रहा है राइट द साइन कन्वेंशन सेट फॉर रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल मिरर। मिरर के द्वारा साइन कन्वेंशन बताना है, तो सबसे पहला यही बेसिक लो क्या कहता है भाई कि भैया सारे के सारे जो भी हम मेजरमेंट करेंगे सब भैया उसके सेंटर पोल से किया जाएगा। कहां से किया जाएगा पोल से। जिस साइड रे आ रहा होगा टेकन भी पॉजिटिव होगा, अपोजिट में जा रहा होगा तो टेकन भी नेगेटिव। तो आइए इसको इंग्लिश भाषा में लिख के लाए हुए हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल। यही तो मैं बात बोल रहा था, सारे के सारे कहां से मेजर होते हैं भैया पोल से, पहला। दूसरा डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द पोल, अगर पोल के राइट साइड में रखा टेकन भी पॉजिटिव, और पोल के लेफ्ट साइड में रखा हुआ तो क्या लेंगे भैया नेगेटिव लेंगे। ये रहा ना भाई, मान लो कोई ये मिरर है, ये P होता है, ये F होता है और ये C होता है। इस साइड कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो प्लस और इस साइड कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो माइनस। अगर इसकी हाइट की बात करता हूं, इस साइड रखा रहेगा तो पॉजिटिव, इस साइड रहेगा तो इसका हाइट क्या होगा नेगेटिव होगा। तो ये सब बातें लिख रहा है। तीसरा डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है तो पॉजिटिव लेंगे, और बिलो रहेगा तो क्या लेंगे, बिलो रहेगा तो भैया नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे। फोकस फोकस सबको पता ही है कहानी, क्या पूछ लिया ये 3 मार्क्स में। चलो भाई ये नहीं पूछना था भाई, ये तो मजाक वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या ही इजी बना दिया है फिजिक्स को भाई। डायरेक्ट कह रहा है ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आईज। मस्त बना दो, तो आओ हम भी थोड़ा बना के दिखा दे। ये लो भाई ड्राइंग तो बनाते हैं तुम जहरी वाला, आता तो नहीं है भाई, प्लीज बुरा मत मानना इस बात का। पता नहीं मैं क्या बना के रख देता हूँ आइस वाला डायग्राम। ठीक है भाई, यहाँ पे हो गया हमारा ये, और यहाँ पे हमारा लगता है ये। ठीक है, यहाँ पे लगता है एक लेंस, ये जुड़ा रहता है ऐसे। ठीक है, ठीक है भाई लोग, और ये जोड़ देता हूं इसको ऐसे, और यहाँ पे मैं मस्त लगा देता हूं रेटिना। ये हमने बना दिया शंख जैसा, लेकिन भाई लोग ये आंख है। ठीक है भाई, इन सब का अपना अपना क्या लिख देना है, नाम लिख देना है। तो हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड है, मैं ऐसा गंदा सा ड्राइंग क्यों बनाऊंगा, मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए मस्त सा ड्राइंग, एकदम तड़कता भड़कता है। ठीक है भाई, तो देख लेना, ये आंख है, कर्निया है, पिपुल है, लेंस है, आइरिस है। ठीक है भाई, कैपिलरी बॉडी है, यही सब बातें हैं इसके अंदर, बना देना है मस्त ब्यूटीफुल। ठीक है भाई, एक तो बायोलॉजी में आता है हार्ट का डायग्राम बनाना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फूल वाला आता है फ्लावर का बनाना, पुष्पा फायर है फायर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर, ये तो हमारा हो चुका भैया सेक्शन में 9 तक। अब आते हैं 10वें पे, कितने मार्क्स का है भाई, तो ये भैया 10वां क्वेश्चन हमें देगा पूरे 5 मार्क्स सरदार। अच्छा क्या है इस 5 मार्क्स में, ऑप्शन में भी है
कह रहा है नेम एंड स्टेट द रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फॉलोइंग। कौन सा पहला पार्ट कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग करंट। मैग्नेटिक फील्ड बताना बिल्कुल एक स्ट्रेट वायर की वजह से। तो जब भी स्ट्रेट वायर की वजह से आता है तो भैया एक ही रूल लगता है, क्या? मैक्सवेल राइट हैंड रूल। हाँ जी सर, बिल्कुल मैक्सवेल राइट हैंड रूल। अब इसके बारे में कह रहा है, बताइए। तो कहता है मैक्सवेल का राइट हैंड करंट, भाई किसी भी करंट कैरिंग वायर को इस प्रकार पकड़े कि अपना अंगूठा किसका डायरेक्शन दिखाए, करंट का, और ये जो लेफ्ट फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन दिखाएगा भैया, मैग्नेटिक फील्ड का। तो हो गया मैक्सवेल राइट हैंड रूल का डेफिनेशन। ठीक है सर, डेफिनेशन में कोई दिक्कत है क्या? डेफिनेशन में क्या दिक्कत होगा? दूसरा कह रहा फोर्स एक्सपीरियंस। अरे भाई फोर्स की जब कहानी आ गया तो फोर्स तो भैया एक ही बताता है, कौन सा? फ्लेमिंग। कौन सा? फ्लेमिंग। राइट या लेफ्ट? दिमाग लगाओ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है भैया। जनरेटर फनरेटर में क्या लगता है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगता है, जहां पे इंड्यूस करंट की बात होती है, लेकिन इंड्यूस करंट की बात नहीं है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो भैया इसका भी मस्त प्यारा सा है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल if we stretch our first finger, thumb and middle finger such that they are mutually perpendicular to each other, ये सब के सब आपस में कितने डिग्री के एंगल बनाना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए 90 डिग्री के एंगल के साथ। देन थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फर्स्ट फिगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ, बोलो बोलो, मैग्नेटिक फील्ड, एंड द सेंट्रल फिगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, एफ मतलब फादर और एफ मतलब फोर्स, एम मतलब मदर और एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और फादर मदर चाइल्ड, सी मतलब चाइल्ड और सी मतलब करंट। ये तीनों इसका डेफिनेशन है। लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं भैया, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और वाला हम बाद में देखेंगे, पहले इसका मस्त एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। आ जाओ भैया पहले वाले का। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल मैंने बताया था, कैन बी यूज द डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द स्ट्रेट कैरिंग करंट। कहता क्या है? इट स्टेट दैट द थंब ऑफ द राइट हैंड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब हमारा करंट बताता है और रेस्ट ऑफ कट जो फिंगर होता है वो क्या बताता है? हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है उसके अराउंड में। और ये रहा उसका कुछ एग्जांपल। ये भाई करंट मान लो ऐसे जा रहा है, इसको ऐसे पकड़ना उंगली, और ये जो ऐसे बन रहा है ऐसे कहानी ऐसे, ये किसके डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड का। और ये मैक्सवेल ने बताया था, इसीलिए इसका नाम है मैक्सवेल राइट हैंड रूल। ठीक है सर। दूसरा क्या था? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये भैया बता दिया। अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ वी स्ट्रेच द थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ आवर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट। दैट्स इट, कहानी खत्म। ये मस्त इंग्लिश में लिखा हुआ है, यही सब बातें। ठीक है सर। अब ये तो हो गया, 5 नंबर मिल गया। वाह, 2 रो लिखने थे, 2 लो, हो गया कहानी। चलो भाई अगला आते हैं और वाले सेशन पे। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द लेवल डायग्राम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू द सर्कुलर लूप। ठीक है भैया, भाई बताना है इसकी कहानी। क्या कह रहा है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ लेवल डायग्राम of the distribution of magnetic field due to the current through the circular loop। वाह वाह वाह, बढ़िया क्वेश्चन है। सर्कुलर लूप की वजह से क्या बनाना है हमें? मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। और why is the current carrying coil has the n turns field produce the any point in n times। हाँ भैया, कि जैसे जैसे हम सर्कुलर लूप हम बढ़ाते जाएंगे नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा तो करंट भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो इसका हम रीजन जानते हैं और डायग्राम पहले बनाते हैं। तो मैं लेकर आया हूं मस्त सा डायग्राम। एक सर्कुलर लूप है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ बनाते हैं। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड कुछ चारों तरफ से ऐसा बनता है। तो मैं इतना खिचड़ी नहीं पकाते हुए यहाँ पे मैं बना देता हूं, कुछ ऐसे सर्कुलर लूप देखने को मिलेगा। तो भाई वही बना हुआ है डायग्राम, हमने यहाँ पे डायग्राम बना दिया। तो वही सेम बातें लिखा हुआ है यहाँ पे, आइए चेक करते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एज शोन इन द गिवन फिगर। बिल्कुल ये जो मैं बातें बोल रहा हूं, जो क्वेश्चन बोल रहा है, हमने यहाँ पे डायग्राम में बनाकर दिखा दिया गया है।
सर्कुलर क्वाइल की वजह से। आगे क्या कह रहा पॉइंट, एट एवरी पॉइंट ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, हर एक सर्कुलर लूप पे देखते हैं द कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट बिकम्स द लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। कह रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है, जितना वायर से दूर जाता जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल भी उतना ही लंबा क्या होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। ठीक है भाई कहानी। द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप द फील्ड अपीयर्स स्ट्रेट लाइन, भैया जब लंबा होता जाएगा, लंबा होता जाएगा तो उसका सेंटर से कुछ ये जो लाइनें हैं सब के सब कैसे दिखेंगे कि बिल्कुल क्या है, पैरेलल लाइन है। अब पैरेलल लाइन है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाएगा भैया, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और इसी वजह से इसके अंदर क्या रहेगा, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो कि पहला दूसरा क्वेश्चन था एमसीक्यू का। ठीक है सर, ये भी हो गया। अब क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैरिंग करंट सर्कुलर वायर इज गिवन, द पॉइंट डिपेंड्स ऑन, मैग्नेटिक फील्ड किस किस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, सबसे पहला उसके अंदर हम कितना करंट भेजे हैं, और दूसरा द नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, करंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये 5 नंबर का है, ऐसे लिख के आ जाएंगे, मस्त बातें हो जाएंगी, और यहीं पे वो नंबर ऑफ टर्न्स वाले की कहानी को लिखा गया है। ठीक है सर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आगे आइए भाई डिटेल समरी जान लेते हैं। देखिए कितना अच्छा पीपीटी बना हुआ है। डिटेल समरी हमने क्या देखा कि फिजिक्स पेपर एनालिसिस चार्ट, टोटल फिजिक्स कितने मार्क्स का है भैया, 20 मार्क्स का। अच्छा सर, बिल्कुल सही बात है। हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए कितने, 10। कितने अटेम्प्ट किए भाई लोग, 10 अटेम्प्ट किए हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे। 2 एमसीक्यू था और 2 क्या था भाई, फिल इन द ब्लैंक्स था, और 1 क्वेश्चन क्या था, अरेशन और रीजनिंग। तो ये हमारा पार्ट कितने मार्क्स का दे के आया भैया, 5 मार्क्स का। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 2 मार्क्स के, कितने क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे। 1 क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस था और 1 क्वेश्चन इन्होंने ऐसे दिया, तो ये 2 दूनी कितने मार्क्स हो गए भैया, 4 मार्क्स के आ गए। ठीक है सर। 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन थे, 1 क्वेश्चन थे, तो ये 3 मार्क्स के आ गए। ठीक है सर। 5 नंबर के कितने थे भैया, 1 क्वेश्चन थे, तो कितना आ गया, 5 मार्क्स। टोटल कितने हो गए, 5 5 10, 3 13, 4 17। और कहाँ गया भाई, 3 का 2 क्वेश्चन है भाई, 2 क्वेश्चन है, तो 3 दूनी 6 हो गया। 6 5 11, 4 15, 5 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो देखो कितना तगड़ा हमने एनालिटिक बना रखा है। कहानी ये भी है कि हम यहाँ पे इस चैप्टर का नाम भी लिख सकते हैं कि कौन से चैप्टर से आ रहा है, तो हमारा चैप्टर का वेटेज भी और अच्छे से पता चल जाएगा। तो आई होप आपको फिजिक्स का सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब बारी है किसका, मोहन सर का। तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं तालियों के साथ। मोहन सर जी आप जहां भी आ जाइए फटाफट। तो आइए सर, ये लीजिए माइक, हम चलते हैं, बाय बाय टाटा मुस्कुराते हुए। हेलो, ओमी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे पास क्लास 10th का जो बायोलॉजी का अभी हम सेक्शन, पहले बायोलॉजी आएगा, केमिस्ट्री आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, सेक्शन बी जो हमारे पार्ट है वो केमिस्ट्री का पार्ट है। तो आइए हम चेक करते हैं। अच्छा, नाम हम तो सारे लोग जान ही गए होंगे, क्या नाम है जी, बताओ क्या नाम है, MVG। चलो, MVG सर, ठीक है जी, नाम क्या है, MVG। MV से तो समझ रहे हो मोहन वर्मा, और जी से कमेंट गेस कर देना। वैसे क्या है पूरा, MVG सर। MVG सर का क्या मतलब भाई, मोहन वर्मा गरीब। ठीक है, आइए चलिए, आइए हमारे पास केमिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन को समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। ठीक है जी, हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन किसका करना है, लाइमस्टोन से। तो हमें क्या क्या चीजें प्रोड्यूस होगा इसके बारे में हमें बताना है। तो आइए, क्या था हमारे पास, थर्मल डिकम्पोजिशन किसका करना है, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? चलो एक ही बार में सारा चीजें लिख देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमारे पास क्या करेंगे, हीट करेंगे, ओके, तो इधर क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में क्या बन जाएगा, वाटर आएगा। क्या इतना बात सबको क्लियर है कि हमारे पास जब इसको क्या कहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको पूरा लिख दे क्या, चलो पूरा लिख देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको दूसरे भाषा में क्या कहते हैं, लाइम स्टोन कहा जाता है। ठीक है जी, लाइम स्टोन, इसको हमारे पास जनरल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, लाइम स्टोन। इसको क्या कहेंगे जी, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको दूसरे भाषा में क्या कहते हैं जी, क्विक लाइम। ठीक है जी, क्विक लाइम बनता है। ठीक है जी, जब कैल्शियम कार्बोनेट का जब हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो हमारे पास बनने वाला चीज क्या आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा और वाटर आ जाएगा। तो हमारे पास इसी यही चीज कुछ पूछा जा रहा है कि कैल्शियम लाइम स्टोन का जब हमारे पास क्या करेंगे, लाइम स्टोन का जब थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या बनेगा, क्या ग्रेफाइट मिलेगा, ग्रेफाइट का, चलो यहाँ पे भी लिख दे, ग्रेफाइट को किससे दिखाते हैं, सी से, और हमारे पास यहाँ पे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। क्विक लाइम, हाँ जी क्विक लाइम मिलेगा, हमें दिख रहा है कि क्या होता है, क्विक लाइम मिलता है। अच्छा ये लाइम वाटर का फॉर्मूला बताओ, वैसे तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, लाइम वाटर का कोई फॉर्मूला बताएगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा स्लेक लाइम का फॉर्मूला बताइए बहु, स्लेक लाइम का क्या फॉर्मूला होता है, तो स्लेक लाइम का भी फॉर्मूला कितना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, स्लेक लाइम का भी क्या फॉर्मूला होगा जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास फॉर्मूला। तो आप लोग कमेंट करके आप लोग इस चीज को बताइएगा कि जब लाइम वाटर का भी फॉर्मूला सेम है और स्लेक लाइम का भी जब फॉर्मूला सेम है तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और डिफरेंस क्या है तो आप इसको कमेंट में लिखिएगा, नहीं तो आप इसको कमेंट में लिखिएगा, इसको हम अगले सेशन में इसको डिस्कस कर लेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। राइट, तो आइए पहला क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। What type of chemical reaction occur when the aqueous solution of the sodium sulfate and हमारे पास बेरियम क्लोराइड आर मिक्सिंग। हमारे पास एक रिएक्शन पूछा गया कि किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है, कौन कौन सा, सोडियम सल्फेट, बताओ सोडियम पे हमारे पास कितना होता है +1, सल्फेट पे बताओ SO4 पर 2-, तो इन दोनों को जब मैच करेंगे तो इसका +1, इसका कितना आएगा -2, कट जाएगा, इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर कितना आएगा Na2SO4। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा जी, सोडियम सल्फेट। चलो लिखते हैं क्या कहलाएगा ये, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, इसका रिएक्शन किसके साथ किया जा रहा है जी, मिक्स किया जा रहा है, किसके, बेरियम क्लोराइड। तो बताओ बेरियम पे क्या आ जाएगा फॉर्मूला, Ba+2, Cl पे -1, इधर करेंगे तो आ जाएगा +2 और इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा -1, इससे कट जाएगा, इधर इधर मल्टीप्लाई करो तो बताओ इससे क्या बन जाएगा, BaCl2 बन जाएगा। इसको क्या कहेंगे जी, बेरियम क्लोराइड। चलो इसको थोड़ा सा पास लिख देते हैं, इससे क्या बन जाएगा जी, BaCl2, बेरियम क्लोराइड। अब इससे हमारे पास फॉर्मूला पूछा जा रहा है तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, देख के समझ में आ रहा होगा क्या है जी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो बताओ, अब ऊपर हमारे पास डिसोशिएट करेंगे तो ऐसा ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बताओ क्या बनेगा हमारे पास, किसी को इसमें डाउट है क्या, BaSO4 प्लस में क्या बन जाएगा, NaCl, BaSO4 प्लस में NaCl। इसको बताओ सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड हमारे पास बन गया। तो बताओ इस रिएक्शन को कौन से टाइप का रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हमारे पास इसको ऐसा लगा दे तो आप समझ जाओगे क्या है, समझ जाओगे क्या है, पीपीटी। कौन से कलर का होता है जी, याद करो, बेरियम सल्फेट का पीपीटी कौन सा होता है, व्हाइट पीपीटी होता है। पीपीटी क्या होता है, जो हमारे पास मिक्स ना हो, वाटर में डिसोल्वेबल ना हो, वो नीचे बैठ जाता है, इसको पीपीटी कहते हैं। तो बताइए क्या हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बिल्कुल नहीं। क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बिल्कुल नहीं।
क्या ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है? यस। क्या है डिस्प्लेसमेंट है क्या? नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे पास टार्ट्रिक हमारे पास टर्मराइड कंटेन, हमारे पास टर्मराइड के अंदर, इमली के अंदर हमारे पास कौन सा एसिड होता है? तो ये तो बच्चे को पता होता है, कौन सा? टार्ट्रिक एसिड। टर्मराइड के अंदर कौन सा एसिड होता है जी? टर्मराइड के अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है। ओके, बेहतरीन। चलिए आइए अगला हमारे पास क्या क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। एक ऐसा हमारे पास मेटल का एग्जाम्पल बताना जो कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो बताइए कौन सा होता है जी बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? कौन सा होता है? सिल्वर। ठीक है जी, तो हमारे पास इसका आंसर क्या कह सकते हैं? आंसर सिल्वर। सिल्वर का हमारे पास कैसे लिखते हैं जी? सिल्वर को लिखते हैं एजी से। एजी का क्या मतलब होता है? सिल्वर। ओके, आगे बढ़ाते हैं। आगे हमारे पास देखिए क्या कह रहा है, सोप फॉर्म स्कम विद हार्ड वाटर। क्या हमारे पास सोप स्कम बनाता है क्या हार्ड वाटर के साथ? हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही कहा जा रहा है। स्कम क्या होता है? स्कम वो चीज होता है जैसे हमारे पास किसी साबुन को हमारे पास पानी के अंदर घोले और वो घुल नहीं रहा होगा, वाटर के अंदर जाकर हमारे पास उसके अंदर झाग नहीं बना रहा होगा, जितना साबुन हमारे पास रब हो रहा होगा उतना कंटेंट ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा, वो हमारे पास झाग नहीं बनाएगा। ठीक है जी, वो फॉर्म क्रिएट नहीं करेगा। तो ये कहा जा रहा है कि हमारे पास क्या सोप फॉर्म करता है स्कम? हाँ जी, और स्कम ये होता है जो कि झाग बनाने में मदद नहीं करता, तो वही स्कम के रूप में आ जाता है। ओके, हार्ड वाटर। और दूसरा क्या है, हार्ड वाटर कंटेन सोल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्या हार्ड वाटर कैल्शियम और मैग्नीशियम कंटेन करता है? तो हाँ जी बिल्कुल, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से ही हार्ड वाटर को हम हार्ड वाटर कह रहे होते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, क्या इसी का रीजन है? तो ये भी बात सही कह रहा, तो ये वाला क्या जाएगा? सही। ए और बी दोनों सही है, लेकिन हमारे पास क्या है? बी रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? ए का। अच्छा देखिए हमारे पास स्कम क्या होता है, देखो सॉफ्ट वाटर है और सॉफ्ट वाटर जैसे हमारे पास घुला तो इसका कलर देखो कौन सा, पूरा व्हाइट हो गया। लेकिन हार्ड वाटर के अंदर जब हमारे पास घुला तो स्कम क्या होता है, हमारे पास देखो ऊपर वाला मटेरियल अलग हो गया और नीचे वाला मटेरियल मतलब पानी के अंदर मिक्स नहीं हुआ, तो इसी चीज को क्या कह रहे हैं हम? स्कम कहा जा रहा है। स्कम हमारे पास इसी को कह रहे हैं। और ये होता क्यों, इसका रिएक्शन पूछ लिया जाए तो बताओ क्या लिखेंगे? ये क्या है? सोप का है। सोप का हमारे पास क्या कैल्शियम के साथ या मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा, तो इसका क्रिस क्रॉस कर देंगे, इसको हटाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव करके हमारे पास ये मिल जाएगा। और ये जो मटेरियल बना है इसी क्या कहते हैं? स्कम। इसी वजह से हमारे पास सोप का एक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है जी। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस? हमारे पास ये बताना है तो बहुत आसान क्वेश्चन होगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है जिसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, लेफ्ट मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट, और राइट साइड में क्या होता है? प्रोडक्ट। तो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब दोनों हमारे पास दोनों के एटम जब सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, लेफ्ट और साइड और राइट साइड, तो इसको कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहा जाएगा। और क्यों किया जाता है? क्योंकि बचपन से पढ़ा हमारे पास एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। इसको कौन सा लॉ कहते हैं? हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मास कहा जाता है। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी होता है, हमें ध्यान रखना कौन सा? न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर हमारे पास ये चीजें गलत हो जाती है। लेकिन हमें 10th तक कोई नहीं पूछेगा कि सही है या गलत है, आप सीधा कहोगे मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो हम ऐसे कह सकते हैं ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटन बाय ए बैलेंस बैलेंसिंग द टोटल नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साथ कैसा होगा? इक्वल होगा। ए केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस सो दैट इस कैन बी हमारे पास फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए। ओके नेक्स्ट हमारे पास आगे क्या है 2 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है जी, Why are carbon its compound used as a fuel of most हमारे पास क्या एप्लीकेशन? कह रहा है कि कार्बन और हमारे पास कार्बन इसके जितने भी कंपाउंड होते हैं, ज्यादातर हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो हमारे पास क्यों इतना ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है? फ्यूल के तौर पे क्यों इस्तेमाल किया? जैसे मीथेन हो गया, हमारे पास हाइड्रोजन गैस हो गया, और ये ब्यूटेन हो गया, बहुत सारे प्रोपेन हो गया, इसको क्यों हमारे पास हाइड्रोकार्बन को इस्तेमाल किया जा रहा है? ठीक है जी,
फ्यूल के तहत। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे भाई, क्योंकि इसके अंदर स्मोक नहीं होता है, इसके अंदर धुआं नहीं आती है, और नंबर ऑफ हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्वांटिटी, हीट की अच्छी क्वांटिटी हमें हीट का मिल रहा होता है, और बिना धुआं के हमारे पास ज्यादा टेम्परेचर मिल रहा होगा। तो हम लिख सकते हैं कार्बन कंपाउंड, ठीक है जी, आर यूज एज अ फ्यूल बिकॉज दे बर्न विद ए क्लीन फ्लेम। इनके जब जलते हैं तो धुआं नहीं आता है। किस केस में धुआं आएगा नहीं आएगा, ये आपको स्मोक वाले चैप्टर में हमारे पास कार्बन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन में पढ़ाया जाता है। ओके, एंड क्लीन फ्लेम के साथ जलेगा, एंड नो स्मोक, इसके अंदर धुआं नहीं आता है, इज प्रोड्यूस। कार्बन कंटेन हैविंग द हायर हमारे पास क्या है, क्लोरीफाइड वैल्यू मतलब ज्यादा हीट टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर मिलता है। मैक्सिमम इग्निशन टेम्परेचर, इसका हमारे पास बहुत अच्छा टेम्परेचर मिलता है। एंड देयर कंबशन कैन बी, हमारे पास क्या है, रिस्ट्रेन, हमारे पास इसका हमारे पास कंबशन क्या है, बहुत अच्छे से चीजें जल रहा होता है, हर एक चीज को, जिसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मीथेन है, हमारे पास इसको मल्टीपल टाइम पे क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो कार में यूज होता है वो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, हमारे पास कोल तार हो गया कोयला हो गया, सारे क्या है हाइड्रोकार्बन है, इसका वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। हैंस कार्बन कंपाउंड आर द ग्रेट सोर्स ऑफ फ्यूल, और इसीलिए हमारे पास कार्बन के सोर्स जो होता है वो ज्यादा हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल के तौर पे। अगला एक क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या कहा जा रहा है, इक्वल लेंथ, हमारे पास इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन द टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। चलो बना लेते हैं। ये है मेरे पास टेस्ट ट्यूब ए है, इसको मैं ऐसा कह देता हूं क्या है, टेस्ट ट्यूब ए है, और ये मेरे पास दूसरा टेस्ट ट्यूब है, इसको मैं कह देता हूं बी है। कहा जा रहा है कि इसके अंदर एक मैग्नीशियम रिबन डाला जा रहा है। किसके अंदर डाला जा रहा है जी, ये मैग्नीशियम रिबन है। इसके अंदर भी इन दोनों का लेंथ क्या है जी, दोनों का लेंथ हमारे पास सेम है, सेम लेंथ का मैग्नीशियम रिबन डाला जा रहा है ए और बी के अंदर। ओके, यहां तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज एडेड टू द ट्यूब। हमारे पास इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, इसके अंदर हमारे पास कौन सा एसिड डाला जा रहा है जी, इसके अंदर कहा जा रहा है कि हमारे पास इसके अंदर डाला जा रहा है HCl। ओके, क्या डाल रहे हैं जी, HCl। दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास वाइल एसिटिक एसिड हमारे पास इज एडेड टू द टेस्ट ट्यूब बी, और इसके अंदर क्या डाला जा रहा है, एसिटिक एसिड यानी CH3COOH डाला जा रहा है, और हमारे पास इसको डाला जा रहा है। अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन टेकन फॉर बोथ हमारे पास क्या है, सेम है। कह रहा है कि HCl की क्वांटिटी क्या है, सेम है, और हमारे पास एसिटिक एसिड का भी क्वांटिटी क्या है, सेम है। सेम अमाउंट ऑफ एसिड हमारे पास डाला जा रहा है। इन विच टेस्ट ट्यूब इज हमारे पास क्या है, फ्रीजिंग ऑक्योर मोर विग्रेसली एंड वाई। कह रहा है कि किसके अंदर, बताओ हमारे पास इसका रिएक्शन होगा मैग्नीशियम के साथ तो क्या बनेगा, इसका हमारे पास चीजों को चेक करो, इसके अंदर क्या बनेगा, जब हमारे पास क्या जाएगा Mg प्लस में HCl, इसका जब रिएक्शन होगा तो बताओ क्या बनेगा, MgCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस। ओके, इसके अंदर का रिएक्शन बताओ, इसके अंदर रिएक्शन क्या बनेगा, CH3COO होल ट्वाइस Mg प्लस में क्या बनेगा जी Mg, यहां पे बनेगा H2 गैस बन रहा होगा। कहा जा रहा है कि बताओ इनके अंदर, दोनों के अंदर हमारे पास क्या है, फ्रीजिंग हमारे पास क्या हो रहा है, सेम है, यानी गैस हमारे पास क्वांटिटी निकल रहा होगा, हमने इसको अच्छे से बंद किया। अब कहा जा रहा है कि किसका रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, और किसका रिएक्शन स्लो होगा, ये पूछा जा रहा है, और क्यों, इसका रीजन में पूछा जा रहा है। तो रीजन भी बताना है और हमें इसका तरीका भी बताना है, कैसे क्या क्या पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा कि HCl क्या है, ये इनऑर्गेनिक है, क्या है जी, इनऑर्गेनिक एसिड होता है। और हमारे पास ये वाला क्या है, इस वाले के बारे में बताइए, क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। क्या है जी, ऑर्गेनिक एसिड। और एसिड बेस चैप्टर में आप हमारे पास बिल्कुल चीख चीख के पढ़ते हो कि इनऑर्गेनिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड, ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड। तो हमारे पास यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स आर क्या होता है, आर वीकर एसिड,
weaker acids than inorganic acids। इसलिए हमारे पास इसके क्या होगा, रिएक्शन कैसा होगा, इसका रिएक्शन फास्ट होगा और विग्रेसली होगा, और इसका रिएक्शन कैसा हो जाएगा जी, स्लो होगा। तो हमारे पास रीजन है, हमारे पास ये कह सकते हैं, आइए इसको देखते हैं। हमारे पास क्या है, फ्लेजिंग विल बी ऑक्योर स्ट्रांगली इन टेस्ट ट्यूब ए के अंदर क्या था हमारे पास, HCl था, तो इसका हमारे पास ज्यादा मिलेगा। दैट कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज बिकॉज द HCl इज द स्ट्रॉन्ग एसिड देन द हमारे पास एसिटिक एसिड, हेंस द रिएक्शन विद द मैग्नीशियम होज, और हमारे पास क्या है, ऑक्यूरेंस विग्रियसली एंड हमारे पास हाइड्रोजन गैस कह रहा है कि हमारे पास ज्यादा है, ट्यूब ए के अंदर हमारे पास ज्यादा तेजी से रिएक्शन होगा और क्या बनेगा, हमारे पास MgCl प्लस में हाइड्रोजन गैस बन रहा होगा। वुड बी द रिलीज एट द फास्टर स्पीड, और इसका स्पीड ज्यादा होगा ड्यू टू हमारे पास, और इसी की वजह से क्या होगा, फ्रीजिंग, यानी गैस की जो बबल्स होंगे वो ज्यादा निकल रहे होंगे। क्या हम इसको चेक कर सकते हैं, क्या इसका टेस्ट किया जा सकता है, हाँ जी टेस्ट भी किया जा सकता है। कैसे, पॉपअप साउंड, हमारे पास इसका जो पाइप लगा के कहां डाल देंगे, साबुन वाले हमारे पास घोल के अंदर डाल देंगे और उसको अंदर बबल्स निकलेगा, उसको जलाएंगे, उसको क्या निकलेगा, पॉपअप साउंड निकल रहा होगा। ओके, आगे 3 नंबर में हमारे पास और का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होता है, फालतू क्वेश्चन है। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, फ्लोइंग कंपाउंड का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बताने हैं। पहला बताओ मीथेन, मिथ मतलब एक कार्बन, और हमारे पास एन का मतलब क्या है, सारे कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड। क्या इतना बात समझ गए, हाँ जी। इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, हाँ जी। कार्बन के पास हमारे पास कितने होते हैं जी, 4 होते हैं, बहुत अच्छा। हाइड्रोजन के पास बताओ भाई कितने होते हैं, 1 होते हैं। हाइड्रोजन का हमने ऐसा बना लिया, 1 होता है। ऐसा, अब इसको क्या करना है, इससे ज्वाइंट कर दो, इस वाले को इससे कर दो, इस वाले को इससे कर दो, इस वाले को इससे, और इसको क्या कर दो भाई, सब का कर दो, आएगा। तो हमारे पास ऐसा हमारे पास क्या बन जाएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा पार्ट ए, यानी मीथेन का बन जाएगा। वेरी गुड, ये क्या बन गया जी, मीथेन का पार्ट ए। दूसरा पार्ट क्या है जा रहा हमारे पास, इथेन। इथ मतलब क्या है, 2 कार्बन, इथ मतलब क्या है, 2 कार्बन, और इनका क्या मतलब है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, H, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, H, दोनों जगह क्या होगा, H हमारे पास क्वांटिटी हो रहा होगा। तो इसको कैसे करेंगे जी, लो कार्बन के पास हमारे पास कितने, 2 ऐसा बना देंगे कार्बन के पास। ओके ठीक है जी, ओके। हमारे पास इधर क्या बनाएंगे जी, H पर 1 डॉट, इसका H पर 1 डॉट, इसको क्या करेंगे जी, हमारे पास H पर 1 डॉट, H पर 1 डॉट, हमारे पास अब इसका 4 डॉट है, इसे पूरा करेंगे। अब इसको देखो, वैसे तो ये आसान होगा, बहुत आसान होगा, ये आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है जी, ऐसा आ जाएगा क्या, सबका ऐसा आ जाएगा। अब देखो 2 2 4, हमारे पास इसका आ जाएगा इतना, और इसका आ जाएगा इतना। चेक करो, क्या हमारे पास ऐसा सारे लोग बना लेंगे, हाँ जी, ये तो बहुत आसान था। तीसरा हमारे पास क्या है जी, तीसरा देखो क्या कह रहा है, हमारे पास मीथेनल है। मिथ मतलब क्या है जी, एक कार्बन, अच्छा इसका नाम भी लिख देते हैं, ये लो, ये है हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है जी, इथीन, इथीन। आइए पार्ट 2 के हमारे पास पार्ट 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3 हम यहाँ पे कर लेते हैं। पार्ट 3 क्या है जी, हमारे पास मीथेनल। मिथ मतलब क्या, एक कार्बन, और नल का मतलब क्या है, ये इस टाइप का क्या होगा जी, ये कोई कंपाउंड होगा, जिसको हमारे पास प्यार मोहब्बत से फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। तो बताओ, कार्बन के पास हमने ऐसा डाल दिया, हमारे पास हाइड्रोजन को ऐसा डाल दिया, हाइड्रोजन को ऐसा डाल दिया, ऑक्सीजन को हमने ऐसा बना दिया। ठीक है जी, अब बताओ इसका हमने क्या कर देंगे, ये लो इसका, ये वाला लो इसका, और हमारे पास इस वाले को लेके इतना, और इस वाले को लेके इतना। ये तो बहुत आसान है। ठीक है जी, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो बहुत आसान है, ये उम्मीद है कि आप लोग खुद ही कर लिए होंगे। अब आइए और वाला पार्ट करते हैं।
ठीक है जी, ये आप लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे देख के आप चीजों को कंप्लीट कर लेना। अब देखो हमारे पास क्या कहा जा रहा है, अगला क्या था, क्वेश्चन ही खो गया। चलिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या था, इतने कंपाउंड का हमारे क्या है ना, नाम लिखना है, नेम लिखना है सारे कंपाउंड का। तो इसका आप लोग कर लेना, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। चलिए हमारे पास ऐसा कंपाउंड है, लिखो कितने कार्बन है जी, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, बताओ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, आएगा 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन बनाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, Br, हाइड्रोजन से हमें कोई लेना देना नहीं है नेमिंग में, तो इसको हाइड्रोजन को छोड़िए। इस वाले को चेक करो, इसको क्या करेंगे 1, इसको क्या करेंगे 2। तो बताओ 1 पे क्या है, तो 1 पे क्या है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन को क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो। कार्बन कितने हो गए 2 को क्या लिखेंगे ईथ, सब में सिंगल बॉन्ड है तो इन, कंप्लीट हो गया। अगला सेकंड वाला चेक करो, सेकंड वाले में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। ओके जी 3 कार्बन लो, और 3 कार्बन पे डबल बॉन्ड किस पे है, ऑक्सीजन के पास क्या है जी डबल बॉन्ड हमारे पास आ जाएगा, हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं, तो इसको छोड़ो, नंबरिंग करो 1 2 3। बताओ हमारे पास 3 क्या आ गया जी, 3 को क्या लिखेंगे प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और हमारे पास एक कीटोन है तो ओन, प्रोपेनोन। और इसी को प्यार मोहब्बत की भाषा में क्या कहते हैं, एसीटोन, एसीटोन। अगला थर्ड वाला चेक करो जी, थर्ड वाला कितना 2 कार्बन है। ओके जी ये लो 2 कार्बन, और एक जगह हमारे पास ACHO है, यहाँ पे लिखना है तो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाइड्रोजन से लिखो चाहे लिखो। बताओ इसको 1 और इसको 2, बताओ 2 कार्बन को क्या लिखेंगे ईथ, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एल्डिहाइड है तो AL, तो इसका क्या बन जाएगा इथेनॉल बन जाएगा। आइए लेट्स सी, हमारे पास 1 लिखना लिखो या कोई बात नहीं है, ब्रोमो इथेन हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। ओके डन। अब आता है भाई हमारे पास 5 नंबर्स का एक क्वेश्चन है, 5 नंबर में जो पूछा जा रहा है उसके बारे में ध्यान दे। व्हाट इज द कोरिजन, हमारे पास कोरिजन क्या होता है, कोरिजन्स क्या होता है ये बताना है। राइट द 2 एग्जांपल ऑफ, इसके 2 एग्जांपल बताने हैं। नेम द 4 मेथड दैट वी कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट कोरिजन। कोरिजन वाला टॉपिक बहुत आसान होता है, तो आइए देखते हैं। कोरोजन इज द, हमारे पास इज द ग्रेजुअली हमारे पास क्या है क्या है डिटेरियोशन, जो भी है हमारे पास ऑफ द मेटल कॉजिंग बाय द एक्सपोजर ऑफ एयर एंड एयर मॉइस्चर एंड द केमिकल रिएक्शन। हमारे पास क्या होता है, किसी भी एयर मॉइस्चर और या हमारे पास मॉइस्चर पे पड़ने से मेटल हमारे पास धीरे धीरे सड़ने लग जाता है, खराब होने लग जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या कहा जाएगा कोरिजन कहलाता है। एग्जांपल है कुछ है हमारे पास, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर जंग लगना हमारे पास क्या होता है कोरिजन। टर्निशिंग ऑफ हमारे पास क्या होता है जी सिल्वर, सिल्वर के ऊपर हमारे पास जंग लगना क्या कहलाएगा जी हमारे पास ये भी कोरिजन होता है। कौन से कलर का लगता है जी ग्रीन कलर का। इसके ऊपर कौन सा लगता है जी, इसके ऊपर लगता है ब्राउन कलर का। ओके ये हमारे पास 2 एग्जांपल हो गए। इसको कैसे रोका जा सकता है, प्रिवेंट बताओ। यूज नॉन कोरिजिव मेटल, हमारे पास कुछ ऐसे मेटल इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कैसे होंगे नॉन कोरिजिव मेटल हमारे पास होंगे। ऐसे हमारे पास मेटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कीप मेटल सरफेस ऑलवेज क्लीन एंड ड्राई, हमारे पास जितने भी मेटल उसके सरफेस को हर हमेशा साफ रखें और कैसा रखें उसको ड्राई रखने की कोशिश करें। अप्लाई कोटिंग ऑफ द, हमारे पास क्या है अप्लाई कोटिंग एंड द बैरियर प्रोटेक्शन, उसके ऊपर हम किसी चीज का कोटिंग कर सकते हैं, ग्रीस का, ऑयल का, हमारे पास पॉलिथीन से उसको कवर कर सकते हैं, या हमारे पास उस पर क्या करते हैं भाई कोई बैरियर प्रोटेक्शन लगा दे कि वहां तक मॉइस्चर ना पहुंच सके, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, किसी भी एक सरफेस के ऊपर किसका हमारे पास लगाना जिंक की कोटिंग करना, किसी एक सरफेस के ऊपर क्या लगाना जिंक की कोटिंग करना क्या कहलाता है गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो हम गैल्वेनाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला हमारे पास क्या पाउडर कोटिंग, पाउडर कोटिंग में क्या होता है भाई पाउडर कोटिंग में क्या होता है, उसका हम पाउडर कोटिंग कर सकते हैं। सील क्या सील द सरफेस ऑफ द पार्ट अवे फ्रॉम द इन्वायरमेंटल, उस पार्ट को हमारे पास इन्वायरमेंटल से अटैच हमारे पास डी अटैच कर देंगे, जो कि सरफेस से हमारे पास क्या होगा अटैच हो रहा होगा इन्वायरमेंटल से, उसके ऊपर हम किसी चीज का पाउडर का कोटिंग कर सकते हैं। कोरोसिव हमारे पास क्या है इनहेक्सिबिटर, कोरोसिव हम ऐसा उस पर कुछ चीज अप्लाई कर सकते हैं जिसके ऊपर से क्या हो हमारे पास रस्टिंग ना हो पाए, ऐसे चीज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्या है कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या होता है, ऐसा जगह जहां पे हमारे पास गैल्वेनाइजेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये कौन सा जगह है भाई, जैसे हमारे पास
ऐसा जगह हमारे पास जहाँ पे गैल्वेनाइजेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास जो पेड़, जो शिप रहती है जो पानी में चलती हैं, शिप जो पानी में चलती हैं, उनमें क्या होता है जी, जहाज जो रहती हैं उनके नीचे वाले सरफेस के ऊपर हमें कोटिंग करते हैं। किसकी कोटिंग करते हैं? Mg की, मैग्नीशियम की कोटिंग करते हैं। इसको क्या कहते हैं? कैथोडिक प्रोटेक्शन। यानी जिंक से ज्यादा रिएक्टिव मेटल को कोटिंग कर देना क्या कहलाएगा जी? हमारे पास कैथोडिक प्रोटेक्शन है। ज्यादातर इस्तेमाल कहाँ किया जाता है जी? शिप वगैरह में। शिप वगैरह जो होता है उसके जो नीचे वाला जो भाग रहता है उसमें Mg का हमारे पास क्या करते हैं? कैथोडिक प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। तो ये था हमारे पास 5 नंबर में। आइए और वाला देखते हैं। व्हाट आर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? एक्सप्लेन देयर प्रॉपर्टी, और इसकी प्रॉपर्टीज हमें एक्सप्लेन करना है। तो बताइए इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है? आयनिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो कि एक बहुत अच्छे मेटल और एक बहुत अच्छे नॉन मेटल, एक बार और, ऐसा कंपाउंड जो कि प्योर मेटल यानी बहुत अच्छे गुड मेटल और गुड नॉन मेटल से मिलके बना हुआ है, क्या कहलाता है? आयनिक कंपाउंड कहलाता है। और इसी आयनिक कंपाउंड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। ये कब होता है? एक कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। एक कंप्लीट ट्रांसफर करेगा और दूसरा कंप्लीट गेन करेगा, जैसे हमारे पास NaCl के केस में। तो आइए, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड ऑल्सो नोन एज द, हमारे पास आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। दे आर फाउंड व्हेन द मेटल एटम, कौन सा? मेटल एटम ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू ए नॉन मेटल एटम। मेटल एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है किसको? नॉन मेटल एटम को। दे आर मेड ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज आयन्स। और क्या बनाएंगे? जो कटायन रहेगा, कटायन मतलब जो मेटल रहेगा वो कटायन बनाएगा, और जो नो मेटल रहेगा कैसा बनाएगा? अनायन बनाएगा। और ये दोनों आपस में जुड़े रहेंगे किसके मदद से? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ये कैसे जुड़े रहेंगे जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से जुड़े रहे होंगे। तो आइए कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। ये कैसे होते हैं? सारे के सारे हार्ड होते हैं। कैसे होंगे ये? क्रिस्टलाइन हार्ड होते हैं। हार्ड होंगे कैसे? क्रिस्टलाइन हार्ड होते हैं, ठीक है, और सॉलिड स्टेट में रहते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड और द हार्ड सॉलिड मेड अप ऑफ आयन। ये हार्ड सॉलिड होते हैं जो कि आयन से मिलके बन रहते हैं। नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब क्या होता है? भाप बन के उड़ जाना। जैसे पेट्रोल को आप बाहर रखोगे तो भाप बन के उड़ जाएगा, ऐसे कंपाउंड क्या कहते हैं? वोलेटाइल। तो ये कैसे होता है? नॉन वोलेटाइल, यानी ये भाप बन के अपने आप नहीं उड़ते हैं। तो ये कैसे होंगे? नॉन वोलेटाइल होते हैं। और इनका डेंसिटी कैसा होता है? हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी मतलब क्या होता है? वजन इसके अंदर ज्यादा रहता है, ठीक है जी, वजन इसके अंदर ज्यादा रहता है। ओके। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। जैसे नमक हमारे पास NaCl, जो हमारे पास घरों में जो नमक इस्तेमाल होता है, कॉमन नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। क्या हम उसको गर्म करके तोड़ सकते हैं क्या जी? नहीं। तो हमारे पास इसका क्या होगा? उसको मेल्ट नहीं किया जा सकता है, यानी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। सोलिबिलिटी, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या ये पानी के अंदर सोल्यूबल होंगे कि नहीं होंगे? हाँ जी, ये हमारे पास एक्वस के अंदर तो सोल्यूबल होते हैं। सॉलिड स्टेट के अंदर कैसे होते हैं? इनसोल्यूबल। एक बार और, ये बात समझ में नहीं आया। आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर तो सोल्यूबल होते हैं, यानी लिक्विड स्टेट के अंदर कैसे होते हैं? लिक्विड स्टेट के अंदर कैसे होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। लेकिन हमारे पास कैसे होते हैं? ड्राई फेज में इनसोल्यूबल होते हैं। यानी पानी के अंदर कैसे डालेंगे तो ये सोल्यूबिलिटी शो करेंगे, लेकिन इसको बाहर रखे रहेंगे तो अपने आप हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स में से आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है। तो सॉलिड स्टेट में कैसे रहते हैं? इनसोल्यूबल रहते हैं। और पानी में जाएंगे क्या जाएंगे? अपने आयंस को तोड़ देंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। और इसी डिसोसिएशन की वजह से क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होते हैं। तो हमें कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कैसे होंगे? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हमारे पास पता करेंगे कौन से में, सॉलिड फेज में है या लिक्विड या मोल्टन फेज में। मोल्टन मतलब में, मोल्टन वाले में होता है लिक्विड। तो सॉलिड फेज में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा क्या? नहीं, सॉलिड फेज में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होगा। और हमारे पास मोल्टन और हमारे पास सॉलिड फेज में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होगा, लिक्विड और मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। ये होता है। एग्जांपल के लिए क्या है? सोडियम क्लोराइड पानी के अंदर जाएगा तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। हमारे पास क्या? लिथियम कार्बोनेट, तो Li टूट जाएगा अलग और हमारे पास कार्बोनेट टूट जाएगा अलग।
अमोनियम सल्फेट NH4 हमारे पास अलग टूट जाएगा और CO3 सॉरी सल्फेट हम फॉस्फेट है तो PO4 2 नेगेटिव ये अलग टूट जाएगा, तो ये आयंस के अंदर अपने ब्रेक डाउन हो जाएगा। और इसी के साथ हमारे पास केमिस्ट्री हो गया खत्म। तो अब ध्यान दीजिए केमिस्ट्री के अंदर आपसे क्या क्या बातें पूछा गया है। आइए तो पेपर एनालिसिस चेक कर रहे हैं। केमिस्ट्री का टोटल वेटेज हमारे पास कितना था जी, 20 मार्क्स का वेटेज था, जिसमें से 10 क्वेश्चन पूछा गया था, राइट, 10 क्वेश्चन हमसे पूछा गया सर। और 5 हमारे पास क्या होता है, 5 क्वेश्चन हमारे पास 1 मार्क्स के पूछे गए, जिसमें 2 एमसीक्यूज पूछा गया था। कितने एमसीक्यूज जी, 2 एमसीक्यूज हमसे पूछा गया था। तो एमसीक्यूज हमारे पास क्या क्या थे, आइए उस पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। एमसीक्यूज को चेक करिए क्या क्या एमसीक्यूज था। चलिए आइए हमारे पास इसका डिस्कशन दें। जो 2 एमसीक्यूज पूछे गए थे वो आपसे दोनों एमसीक्यूज किस चैप्टर से पूछे गए थे जी, चैप्टर नंबर 1। इसमें पूछे गए थे चैप्टर नंबर 1 से आपसे 2 एमसीक्यूज पूछा गया था। ठीक है जी, ओके, बढ़िया है। 2 एमसीक्यूज हमारे पास चैप्टर 1 से पूछा गया, यानी कितने मार्क्स हो गया जी, 2 मार्क्स हमारे पास चैप्टर 1 से पूछा गया है एमसीक्यूज के अंदर। और एमसीक्यूज फिलिंग इन द ब्लैंक्स हमसे एक पूछा गया है, कौन से वाले से, फिलिंग इन द ब्लैंक्स हमारे पास क्या पूछा गया जी, एक पूछा गया हमारे पास चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 से किसमें हमारे पास पूछा गया जी, तो ये पूछा गया 1 मार्क्स का चैप्टर नंबर 2 आ गया। ओके, चैप्टर नंबर 3 से हमारे पास फिलिंग इन द हमारे पास 1 वर्ड आंसर पूछा गया था, कौन से, चैप्टर नंबर 3 से, तो 1 मार्क्स चैप्टर नंबर 3 का भी बन गया। ओके, एसेंशियल रीजन हमारे पास कौन सा चैप्टर से पूछा गया था, तो एसेंशियल रीजन हमारे पास चैप्टर नंबर 4 से पूछा गया था, 1 मार्क्स का, बेहतरीन, 1 मार्क्स का हमारे पास पूछा गया था। अब आइए 2 नंबर में पता करते हैं। 2 नंबर के हमारे पास जो क्वेश्चन, टोटल 2 क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर में, और 2 नंबर में देखिए हमारे पास 2 क्वेश्चन पूछा गया था। वो 2 क्वेश्चन कौन से थे भाई, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमारे पास कौन सा पूछा गया था जी, एसिड बेस वाले से, यानी चैप्टर नंबर 2 से, चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया था, यानी 2 मार्क्स हमारे पास इसके पूछे गए थे 2, तो हमारे पास दूसरे नंबर में जोड़ लेते हैं, 2 मार्क्स और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन किसका पूछा गया था चेक कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 से, और दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था इसी से, कौन से पूछा गया था जी, चैप्टर नंबर 1 से। ये लो, चैप्टर नंबर 1 से हमारे पास पूछा गया था 2 मार्क्स का, तो इसमें चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास 2 मार्क्स और ऐड कर लेते हैं। ओके, अब आइए चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास पूछा गया था, एक पूछा गया था जिसमें हमारे पास ऑप्शंस नहीं था। क्या था जी, ऑप्शंस हमारे पास नहीं था। कौन सा हमारे पास क्वेश्चन था जी, किस चैप्टर से था, आइए एक बार पता कर लेते हैं कौन सा था। चलिए हमारे पास चैप्टर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसमें 3 में से किस चैप्टर में से पूछा गया था जी, जिसके अंदर हमारे पास ऑप्शन नहीं था, ये ऑप्शन था हमारे पास चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 से हमारे पास पूछा गया था ये 3 मार्क्स में। ओके, अच्छा चैप्टर नंबर हमारे पास यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, चैप्टर नंबर 2 से नहीं था, चैप्टर नंबर 4 से था, ये 4 से था, तो हमारे पास इसको भी हटा देते हैं, और हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का इसको भी हटा देते हैं। तो बताओ चैप्टर नंबर हमारे पास 4 से पूछा गया था 2 मार्क्स का, तो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 में 2 मार्क्स को ऐड कर देते हैं, और चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास चैप्टर नंबर 2 से 3 नंबर का पूछा गया था, तो 3 मार्क्स यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इंटरनल चॉइस वाले में हमसे कितना, किससे पूछा गया था जी, ये दोनों ही चैप्टर नंबर 4 से पूछे गए थे, तो हमारे पास 4 से भी कितने आ गए जी, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स आ गया। तो चैप्टर 4 के अंदर हमारे पास अगेन 3 मार्क्स को हम ऐड कर रहे होते हैं।
ठीक है जी। अगला ऑप्शन हमारे पास क्या था, चैप्टर नंबर 5 में एक क्वेश्चन हमारे पास जो पूछा गया था वो पूछा गया था हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से, कोरिजन वाला, कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। तो 5 मार्क्स हम इसके अंदर और ऐड करते हैं। और हमारे पास एक क्वेश्चन किसके अंदर से पूछा गया था जी, कौन सा था, हाल ही में जी जो पढ़े थे, कार्बन से, ठीक है जी। अगला हमारे पास अगेन दोबारा हमारे पास कार्बन कंपाउंड से चैप्टर नंबर 4 से 5 मार्क्स का पूछा गया है, तो हम इसके अंदर दोबारा लिखते हैं 5 मार्क्स के लिए। अब आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ध्यान देखिए। हमारे पास अगर मैं बात करूं टोटल चैप्टर नंबर 1 से कितने क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा गया है, चैप्टर नंबर 2 से, चैप्टर नंबर 2 से, चैप्टर नंबर 3 से, चैप्टर नंबर 4 से पूछा कितना कितना गया है। चलिए आइए चैप्टर नंबर 1 से बताइए, 5 2 7 2 9, 9 मार्क्स का हमारे पास चैप्टर नंबर हमारे पास 1 से पूछा गया। चैप्टर नंबर 2 से कितना पूछा गया है, 4 मार्क्स का। ओके, चैप्टर नंबर 3 से कितना पूछा गया है, चैप्टर नंबर 3 से हमारे पास पूछा गया है 1 नंबर का। इलेक्ट्रोवेलेंट हमारे पास इसी का तो था, कहाँ गया, चैप्टर नंबर 3, भाई ये यहाँ पे 3 आएगा, चैप्टर नंबर 3। हमारे पास इसको 5 नंबर में इसको हटाना पड़ेगा, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 5 नंबर का 5 मार्क्स, तो ये आ जाएगा 9 मार्क्स नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 1 से कितना नंबर का पूछा गया जी, 2 2 4 मार्क्स का पूछा गया, तो 3 नंबर में कितना आया, 6 मार्क्स का हमारे पास इससे आया। और चैप्टर नंबर 4 से कितना आया जी, चैप्टर नंबर 5 8 और 5 और 3 8 to 10 11 मार्क्स का पूछा गया है, ठीक है जी। ऊपर नीचे होगा तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, बाकी हमारे पास ये वाला सारा आपके पास डिटेल रखा हुआ है। आइए अब बायोलॉजी की तरफ, अब सेक्शन नंबर सी की तरफ आगे पढ़ते हैं, बायोलॉजी की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए, वेयर डज द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इनटू पायरुवेट हमारे पास टेक प्लेस इन द सेल, सेल के अंदर हमारे पास कहां पे हमारे पास रिएक्शन होता है, ग्लूकोज का कन्वर्जन किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर। तो आप लोगों को याद होगा ग्लूकोज कितना था, C6H12O6। जब हमारे पास इसका क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर, पायरुवेट के अंदर हमारे पास होता है, जो कि कितने मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन है, ठीक है जी, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन है। यहाँ पे कितना है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन होता है। तो कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म, कहां पे होगा जी, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ओके, तो कौन से चैप्टर से आया जी, लाइफ प्रोसेस से, ठीक है जी, लाइफ प्रोसेस से पहला क्वेश्चन आ गया। ओके आगे आइए क्या हमारे पास, विल्टरिंग ऑफ लीव्स इन प्लांट्स इज कॉजेस बाई, हमारे पास जो पतझड़ होता है, हमारे पास जो पेड़ पौधे अपने पत्ते को हमारे पास नीचे गिराते हैं, और हमारे पास वो कौन सा था, फॉलिंग ऑफ, किसके वजह से होता है, एस्बिक एसिड यानी ABS एसिड के वजह से होता है। ABA, कई लोग हमारे पास इसको ABA एसिड भी कहते हैं। एस क्या होता है, एस्कोबिसिक, जो भी हमारे पास एसिड रहेगा ये आ जाएगा आपके अंदर, ठीक है जी। ये कौन से आया जी, चैप्टर नंबर 2 से आया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। आगे ओजोन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एट डैश एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो बताओ ओजोन का क्या फॉर्मूला होता है, O3 क्या कहेंगे जी, ओजोन। ओजोन में कितने मॉलिक्यूल है हमारे पास, 3, हमारे पास 3 एटम है, मॉलिक्यूल तो एक ही है, 3 कितने हैं, 3 एटम। तो इसके अंदर कितना आएगा, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगला 1 नंबर में पूछा गया, व्हाट इज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, biological magnification is the increase the concentration of chemical in the food chain from the one level to the another। ये क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आया, इसको छोड़ो, मैं आपको दूसरे भाषा में बताता हूँ। देखो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एक लैंड है, यहाँ पे क्या है जी, एक कोई जमीन है, इस जमीन के ऊपर हमने कोई बहुत सारे हमारे पास क्या निकाले, कोई बीज या कोई प्लांट हमने उगाया, फल फ्रूट का कोई प्लांट उगाया। तो इसको उगाने के लिए हम यहाँ पे क्या डालते हैं, फर्टिलाइजेशन। मैं मानता हूं कि मैंने क्या लगा दिया, फर्टिलाइजर में डाले, मैंने यूरिया इसके अंदर डाल दिया। तो यूरिया के अंदर हमारे पास 2 टाइप के कंपाउंड हो हमारे पास कॉन्टेनेंट हो सकते हैं। कौन सा, एक हो सकता है ऑर्गेनिक, और दूसरा होगा कौन सा, इनऑर्गेनिक।
इनऑर्गेनिक कंटेंट हमारे पास हो सकता है। तो ऑर्गेनिक वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बायोडिग्रेडेबल हमारे पास होता है, बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड होते हैं। कैसे होते हैं, बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड। और ये हमारे पास इनऑर्गेनिक वाले कैसे होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड। ये होता है जो हमारे पास बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। तो ये वाला तो ऑर्गेनिक वाले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास इनऑर्गेनिक कंटेंट हमारे पास क्या होते हैं, ये जो कि हमारे पास डाइजेशन नहीं होता है। तो जैसे ही हमारे पास इसको कोई हमारे पास जानवर इसको खाएगा या हम खाएंगे तो हमारे अंदर ये हमारे पास ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाएगा जो कि नॉन हमारे पास डाइजेस्टेबल, इसको डाइजेशन नहीं किया जा सकता। तो यही कंटेंट हमारे पास लेवल टू लेवल बढ़ता जाएगा। हम बार बार इसको खाते रहेंगे, हम खाना तो डेली खाते ही रहे, तो हमारे अंदर कैसा बन जा रहा है जी इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो इंक्रीज होता जा रहा है। इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। कहां से, एक लेवल से दूसरे लेवल पे इंक्रीज होता रहा है और लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जाता है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है। तो ये बायोमैग्निफिकेशन होता है। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, वह हमारे पास इनऑर्गेनिक का वो कंपाउंड जो हम कंज्यूम कर लेते हैं और उसका डाइजेशन नहीं होता, वो हमारे बॉडी में कलेक्ट होता रहता है और टाइम के साथ इंक्रीज हो जाएगा। इसी चीज को क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, असेंशियल एंड रीजन का क्वेश्चन हमारे पास। ऑल पपाया प्लांट डू नॉट बियर फ्रूट, यस। हमारे पास जितने भी पपाया फ्रूट होते हैं उसके अंदर सभी के अंदर कैसा होता है, हमारे पास फ्रूट नहीं उगता है। ये आपने कैसे पता किया कि हमारे पास फ्रूट उगेगा नहीं उगा, तो हमने इसके अंदर पढ़ा था हमारे पास जितने भी हमारे पास टाइप के प्लांट होते हैं, दो टाइप के प्लांट होते हैं। कौन कौन से, एक वो प्लांट होता है जो कि कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल, और एक होता है बाइसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल वाले में हमने दो चीज पढ़ा था। यूनिसेक्सुअल प्लांट के अंदर दो एग्जांपल पढ़ा था, पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला हमने याद किया था। फिजिक्स वाला मतलब पपाया और वाटरमेलन, दो ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। तो अगर हमारे पास यूनिसेक्सुअल होगा या तो उसके अंदर मेल होगा या तो हमारे पास क्या होगा, उसके अंदर फीमेल होगा। और हमें पता है फ्रूट बनने के लिए फीमेल ओवरी चाहिए ही चाहिए, तो हमारे पास फ्रूट बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सारे के सारे पपाया प्लांट होते हैं वो हमारे पास बियर फ्रूट नहीं करते हैं। यस, बात सही कह रहा है। वो कौन करेंगे, हमारे पास ये मेल रहेगा तो इसके अंदर फ्रूट नहीं आएगा, मेल के अंदर फ्रूट नहीं आएगा। किसके अंदर आएगा, फीमेल के अंदर ही फ्रूट हमारे पास आ रहा होगा। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसा रीजन इसका बताइए, पपाया प्लांट हैव द यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ओनली यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या हमारे पास कह रहा है कि पपाया प्लांट के अंदर सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, तो ये भी बात करेक्ट है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, रीजन भी हमारे पास एसेंशियल का सही है। आगे हमारे पास 2 नंबर में आता है क्वेश्चन के अंदर। 2 नंबर में देखिए, हाउ इज द इक्वल जेनेटिक्स कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इंश्योर इन द प्रोजेनी। जब हमारे पास बच्चा पैदा होता है तो हमें ये बताना है कि उसके अंदर जो होता है वो हाफ होता है, इक्वल होता है। हाफ कैरेक्टर मदर का आता है और हाफ कैरेक्टर फादर का आता है। एक नए बच्चे के अंदर प्रोजेनी जब बनता तो आधा आधा कैरेक्टर मेल और फीमेल से आता है। तो आइए इसका देखते हैं कैसा आएगा। देखिए, इक्वल जेनेटिक्स कंट्रीब्यूशन एंड मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इन द प्रोजेनी इज इंश्योर बाय द इक्वल इनहेरिटेंस ऑफ द क्रोमोसोम फ्रॉम द ईच पेरेंट्स। अब देखिए, हमें पता होता है कि पेरेंट्स फादर के पास क्या होता है, एक्स और वाई। हमें पता है फादर के पास क्या होता है, एक्स और वाई। ये हो गया आपका मेल। और फीमेल के अंदर क्या होता है, एक्स एंड एक्स होता है। ओके, आएगा। कह रहा है कि हमारे पास इनहेरिटेंस से हमारे पास डिफाइंड करता है कि टोटल हमारे पास कितने पेयर होते हैं। तो ये टोटल इसके अंदर बताया गया, ह्यूमन हमारे पास पोसेस 23 पेयर। ह्यूमंस के अंदर कितने होते हैं, 23 पेयर्स हमारे पास होते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्या होते हैं जी, क्रोमोसोम हमारे पास होते हैं, जिसमें से हमारे पास 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम कैसे होते हैं, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर ऑटोसोम। कैसे होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। और एक पेयर 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम कैसे होते हैं जी, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम कैसे होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। और इसके अंदर एक जो पेयर होता है कैसा होता है, सेक्स हमारे पास क्रोमोसोम होता है। तो हमें जो डिस्कशन करते हैं एक्स वाई और एक्स एक्स कैसा होता है जी, ये होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है जी, कैसा क्रोमोसोम होगा जी, सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब कह रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द गैमीट फॉर्मेशन। जब हमारे पास यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा, ये ध्यान रखना है, कौन सा हमारे पास होता है जी,
कौन सा हमारे पास, मियोसिस या माइटोसिस, मियोसिस या माइटोसिस, यहाँ पे होता है हमारे पास कौन सा, मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, यहाँ का जितना पार्ट है, यहाँ का जितना भी पार्ट है, ध्यान दो, ये जो पार्ट जितना भी है इसका 50% आएगा। तो बताओ इसका 50% क्या आ सकता है, या तो हमारे पास x आएगा पहले केस के अंदर, या तो क्या जाएगा, y आ जाएगा। यहां से हमेशा कंफर्म है कि x ही x आएगा, ठीक है जी, x ही आ सकता है, यहाँ x आ सकता है या y आ सकता है, दोनों में से एक टाइम में कोई एक आएगा। तो बताओ यहां हमारे पास क्या हुआ, जब हमारे पास गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो वहां से मियोसिस के कंडीशन में एक हमारे पास एक यहां से 50% आएगा, यानी डिवाइड बाई 2 कहते हैं। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हिप्लोइड। ऐसे चीज को क्या कहेंगे, हिप्लोइड। यहां से कोई एक चीज ही आ रहा है तो इसको क्या कहेंगे, हिप्लोइड। हिप्लोइड, हिप्लोइड स्पोर्स हमारे पास क्या होता है, एक हिप्लोइड स्पर्म के वजह से आता है, स्पर्म के वजह से, यानी मेल के अंदर से हिप्लोइड आता है, जो कि एक्स होगा या वाई होगा। एंड हिप्लोइड, हिप्लोइड टू द ओवा, ओवा मतलब ये लेडीज के अंदर से आएगा, यानी फीमेल के अंदर से एक हिप्लोइड कहां से आएगा, मेल के पास से, और एक हिप्लोइड फीमेल के पास से। अब जब ये दोनों आएंगे तो इसमें क्या होगा जी, आपस में इनका क्या होगा जी, फ्यूजन होगा। क्या होगा जी, फ्यूजन। तो इस फ्यूजन के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, या तो आपका एक्स एक्स रहेगा, या हमारे पास इसके अंदर कितना रहेगा जी, एक्स और वाई रहेगा, एक्स एक्स रहेगा या एक्स एक्स वाई। तो बताओ इसके अंदर कितने आ गए हमारे पास कितने हमारे पास आ गए, एलिन कितने आ गए, 2 एलिन आ गए, ना 2 एलिन। तो इसको क्या कहेंगे, और यही प्रोड्यूस क्या करते हैं, और यही क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड क्या है, 2 क्रोमोसोम हमारे पास 2 एलीन एक पास आ गए हैं तो क्या कहेंगे इसको, डिप्लॉइड है, जो कि कहां मिलेंगे, जाइगोट के अंदर हमारे पास, इसको कहेंगे जाइगोट के अंदर मिला है। जाइगोट रिसीव द इक्वल अमाउंट ऑफ द जेनेटिक्स मटेरियल फ्रॉम द ईच पेरेंट्स शुड बी हमारे पास रिटेन डिप्लॉइड, और क्या बनाएगा, डिप्लॉइड बनाएगा, जो कि आगे फर्टिलाइजेशन में हमें काम आएगा। हमारे पास मेल के अंदर एक्स वाई होगा, फीमेल के अंदर क्या होगा, एक्स एक्स होगा। तो मेल के अंदर हमारे पास जब इसका हमारे पास जो मियोसिस होगा, तो मियोसिस में इसका 50% पार्ट आएगा, जिसको हम एक्स कहेंगे या वाई कहेंगे। इसको सिंगल आरत कहेंगे, हिप्लोइड। और हमारे पास इसका हमारे पास इसका आएगा, फीमेल का अंदर आएगा, या तो हमारा एक्स एक्स ही हो सकता है, तो एक्स ही आएगा, तो इसको क्या आएंगे, एक्स। कहाँ हुआ, मियोसिस हुआ, पहला प्रोसेस मियोसिस हुआ, मियोसिस बनने के बाद क्या बना, हिप्लोइड। और हिप्लोइड में दोनों का फ्यूजन हुआ तो क्या बना, डिप्लॉइड। क्या बनेगा, डिप्लॉइड। और इसी डिप्लॉइड को क्या कह रहे हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन, जो कि आखिर कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन। और इसके बाद जितने भी प्रोसेस होंगे सारे कैसे होंगे, माइटोसिस होगा, यानी मल्टीपल बाई 2 होगा। ठीक है जी। अगला 2 नंबर पूछा गया, Who gave the rule of the inheritance of the triad? Inheritance of the triad का रूल किसने दिया? तो बच्चे को पता है हमारे पास इनहेरिटेंस का ट्राइड का मतलब इनहेरिटेंस ऑफ द ट्राइड का किसने दिया था भाई, हमारे पास किसने, मेंडल ने। राइट द ऑर्गेनिज्म स्टडी फॉर हिज ऑब्जर्वेशन, उसने किस ऑर्गेनिज्म का हमारे पास स्टडी किया था, पाइसम सटाइवम का। ठीक है जी, पाइसम सटाइवम मटर के बारे में। तो आइए, रूल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्राइड वेयर द फॉर्मुलेट, हमारे पास क्या, फॉर्मुलेटेड बाय द जॉर्ज, हमारे पास मेंडल ने हमारे पास क्या था, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे, हमारे पास इसने किया था। इन मिड 19th सेंचुरी मेंडल कंडक्ट हिज ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट के ऊपर 19वीं शताब्दी में एक्सपेरिमेंट किया, जिसको क्या कहते हैं, पाइसम सटाइवम। विटामिन कब किया था इन्होंने, 1856 से लेकर 1863 के बीच में किया था, थ्रू द मल्टीक्यूल्स ऑब्जर्वेशन एंड हमारे पास स्टैटिस्टिकल्स एनालिसिस। इन्होंने मैथमेटिकल्स के भी टर्मिनोलॉजी से देखा था और स्टैटिस्टिकल की भी टर्मिनोलॉजी से देखा था। मेंडल स्टेब्लिश द हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, और इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी दिया था, जिसको हमारे पास क्या कहते हैं, इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ, और इसके अंदर क्या क्या छुपा था, डोमिनेंस के बारे में बताया था इन्होंने, रिसेसिव के बारे में इन्होंने बताया था, ट्राइड्स के बारे में बताया था, हमारे पास सिग्निग्रेशन, लॉ ऑफ सिग्निग्रेशन के बारे में बताया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बताया था। इन हमारे पास इसी चीज को क्या कहते हैं, ट्राइड कहा जा रहा है। और इसी ट्राइड को उन्होंने क्या बोला था, फैक्टर होता है, और इसको बाद में इसको क्या नाम दे दिया, जीन्स नाम दे दिया। ठीक है जी, इसी को जीन्स नाम दे दिया। तो इन्होंने अपने मेंडल ने 3 लॉ दिया था, कौन सा, हमारे पास लॉ ऑफ कौन सा, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ रिसेसिव, लॉ ऑफ डोमिनेंस और रिसेसिव। दूसरा क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीग्रेशन, और तीसरा लॉ क्या था, लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का 3 लॉ दिया था इन्होंने।
आइए दूसरे नंबर पे हम आगे बढ़ते हैं। What are the method used by the plant to get rid excretion product? हमारे पास excretory product of the plant पूछा जा रहा है, तो आइए देखते हैं क्या है। पहला हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ निकलता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो हमारे पास निकलता है, फ्यूजन ऑफ द गैसेस की वजह से कहाँ निकलता है, स्टोमेटा के अंदर। स्टोमेटा के अंदर क्या निकलता है, O2। ये भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, ठीक है जी, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। कब निकलता है जी, फोटोसिंथेसिस के दौरान निकलता है O2। कहां से निकलता है जी, स्टोमेटा के तरीके से हमारे पास स्टोमेटा से निकल रहा होता है। प्लांट कैन बी गेट रीड, हमारे पास एक्सेस वाटर, ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर आपने सुना होगा। लॉस ऑफ वाटर क्या होता है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर ट्रांसपीरेशन कहलाएगा। तो ये भी क्या था, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट होता है। अगला, इन प्लांट हमारे पास क्या है, डोरमेंट लीव्स, हमारे पास लीफ को हमारे पास डोरमेंट करता है, यानी पत्ते को गिरा देता है, अपने अंदर गिरा देता है, विच ये भी कैसा होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जो प्लांट का हमारे पास जो पत्ते का झड़ना होता है वो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इन प्लांट अदर वेस्ट मटेरियल हमारे पास स्टोर इन द फॉर्म ऑफ रीजन एंड गम, गम और रीजन के अंदर हमारे पास ये भी स्टोर कर लिया जाता है। ये भी क्या है, वेस्ट मटेरियल जो हमारे पास स्टोर होता है, क्या कहेंगे इसको, जो गम वगैरह निकलता है, ग्लू वगैरह, वो भी सारे क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। अगला, प्लांट एक्सक्रीट सम द वेस्टर्न मटेरियल अराउंड द सॉइल, और कुछ हमारे पास ये सॉइल के अंदर भी हमारे पास क्या देता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे पास सॉइल के अंदर भी दे देता है। अगला, मैनी प्लांट प्रोड्यूस इन द, हमारे पास स्टोर इन द सॉइल, और बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो कि प्लांट अपने सेल वैक्यूल्स में हमारे पास डाल देता ताकि उसको मजबूती मिल पाए, तो अपने हमारे पास सेल वैक्यूल्स के अंदर भी कुछ चीजें भर लेता है। आइए अब 3 नंबर के क्वेश्चंस पे आते हैं। 3 नंबर का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, हमारे पास कौन से चैप्टर से है जी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से है। आइए, नेम द सोर्स ग्लैंड ऑफ एंड्रेनल, एंड्रेनल हार्मोन। एंड्रेनल हार्मोन कहां से निकलता है, एंड्रेनल ग्लैंड से निकलता है। कहां से निकलता है जी, एंड्रेनल ग्लैंड से निकलता है। हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्स व्हेन द एंड्रेनल ग्लैंड इज रिसीव सीक्रेट इनटू द ब्लड। देखिए हमारे पास क्या होता है, एंड्रेलिन इज प्रोड्यूस बाय द, कौन सा ग्लैंड जी, एंड्रेनल ग्लैंड से हमारे पास प्रोड्यूस किया जाता है। विच इज द रिलीज एंड्रेलिन इनटू द बॉडी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द स्ट्रेस और द डेंजर। हमारे पास कब स्टोर होता है भाई, डू और डाई सिचुएशन में हमारे पास एंड्रेलिन ग्लैंड निकल रहा होता है। इट प्रिपेयर आवर बॉडी टू फेस द, हमारे पास फाइट एंड फ्लाइट, डू एंड डेयर, यानी करो या मरो वाले सिचुएशन के अंदर हमारे पास एंड्रेलिन ग्लैंड निकलता है। ये भी ध्यान रखेंगे कौन से ग्लैंड से निकलता है जी, ये कहां पे होता है, एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन, तो यह एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है जी, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। कहां लोकेटेड होता है, अबव द किडनी, कहां पे, अबव द किडनी, लोकेशन कहां होता है, अबव द किडनी, किडनी के ऊपर। मान लीजिए हमारे पास एक क्या है जी, एक किडनी है और किडनी के ऊपर हल्का सा हमारे पास थोड़ा सा ऊंचा कर के रहता है, इसी टाइप का हमारे पास रहता है। यहाँ पे जो हमारे पास रहता है, यहीं पे एंड्रेलिन ग्लैंड रहता है, इसी के ऊपर हमारे पास किडनी के ऊपर रहता है। क्या क्या करता है, डू एंड डाई सिक्रेट, हमारे पास हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, हमारे पास हार्ट बीट को क्या बढ़ा देता है, हार्ट बीट को बढ़ा दिया जाता है। डायलेशन ऑफ द एयर, हमारे पास जो सांस का हमारे पास रहेगा, सांस तेजी से लेंगे, हम सांस जल्दी जल्दी लेंगे ताकि हमारे पास क्या, ऑक्सीजन का इनहेल कैसा होगा, फास्टर होगा, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास बॉडी ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करती है, क्योंकि हम अलर्ट हो जाते हैं, हमारी बॉडी चौकन्नी हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, सांस को हम जल्दी जल्दी ले रहे होते हैं। डायलेशन ऑफ द, हमारे पास क्या है, डायलेशन ऑफ द पीपुल, पीपुल का साइज यानी आंखों की जो हमारे पास पुतलियां होती हैं वो बड़ी हो जाती है, क्यों, क्योंकि चौकन्ने होकर बिल्कुल ध्यान से देखते हैं कि जो भी चीजें रहता है बड़ी चौकन्ने हो जाते हैं, इसलिए इसका पीपुल की साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड फ्लो, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है ब्लड फ्लो का, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है कैसे, इसका क्या मतलब है, जहां पे ब्लड के ज्यादा जरूरत रहता है वहां पे ज्यादा आएगा। जैसे हमारे पास मसल्स को उस टाइम पे ज्यादा जरूरत होता है, किसका, हमारे पास हमारे पास ज्यादा जरूरत होता है, तो इसीलिए हमारे पास बाकी जगहों से जहां पे हमारे पास छोटे मोटे काम होते हैं वहां से एनर्जी को रीयूज किया जाता है, वहां से एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जहां पे ज्यादा एनर्जी का यूज हो रहा होगा वहां पे हमारे पास भेज दिया जाएगा। ज्यादातर यूज एनर्जी का होता है मसल्स के अंदर,
इस्तेमाल होता है, तो ये मसल्स के अंदर एनर्जी को जल्दी जल्दी सप्लाई कर देगा। तो इसीलिए क्या लिखा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड फ्लो, ब्लड वहां पे ज्यादा फ्लो होगा जहां पे ज्यादा काम हो रहा होगा उसका। रिलीज ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है जी, हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज को रिलीज किया जाता है। ग्लूकोज हमारे पास रिलीज ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज हमारे पास रिलीज करेगा ताकि हमारे पास मोर एनर्जी कंजप्शन, हमारे पास ज्यादा जल्दी एनर्जी हमारे पास मिले ताकि हमारी बॉडी ज्यादा अच्छे से रिएक्ट कर पाए इन सारे ग्लैंड के थ्रू। और डू और डाई सिचुएशंस में हमें काम बहुत ज्यादा होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी ज्यादा चाहिए होता है, तो ज्यादा ग्लूकोज को क्या करेगा, रिलीज कर रहा होगा ताकि हमारे पास ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से हो जाए, एनर्जी हमें लगातार मिलती रहे। इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर, क्या बन जाएगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। ठीक है जी, क्या किया जाएगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जाएगा। और इनहेंस मेंटल अलर्टनेस, और ये दिमाग को बिल्कुल चौकन्ना कर देगा कि हमारे बॉडी को थोड़ा डेंजर सिचुएशन में होता, डेंजर सिचुएशन हमारे बॉडी को मिला हुआ है। तो ये हमारे पास था एड्रेनलिन ग्लैंड के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं भाई, 3 नंबर में क्या ड्रॉ करना है, लेवल डायग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ के बारे में ड्रॉ करना है। और दूसरा हमारे पास लेवल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन हार्ट के बारे में हमें लेवल डायग्राम करना है। चलिए, हमारे पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है भाई, ये प्लांट है, ये प्लांट का ये वाला हिस्सा कौन सा था, जो सबसे मोटा वाला हिस्सा होता है हमारे पास, इसको क्या कहते हैं, मिड रिब। इसको क्या कहेंगे, मिड रिब। ओके, जो हमारे पास छोटा छोटा जो वेन्स जा रहा है इसको क्या कहेंगे, वेन। जो छोटा छोटा वेन जा रहा है इसको क्या कहते हैं, वेन। 2 वेन के बीच में खाली जो जगह बचा इसको क्या कहते हैं, लूमिना। क्या कहेंगे भाई, लूमिना कहलाता है। क्या कहलाएगा जी, लूमिना। ओके, अब अंदर वाला मटेरियल देखो। अब यहाँ पे आप चीजों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप 2 हिस्से में बांटिए। एक ऊपर वाला हिस्सा जो हमारे पास, मान लो मेरे पास पत्ता है, इस पत्ते का ऊपर वाला हिस्सा जब ऐसे मैंने इसको काट दिया, ऐसे काटा, तो इसको काटने के बाद एक ऊपर वाला हिस्सा दिखा, एक नीचे वाला, यानी एक प्लांट जो बिल्कुल साफ है, इस तरह बिल्कुल चिकना है, उसके जो सबसे ऊपर रहता है वो कौन सा रहेगा भाई, उसके ऊपर रहता है फ्लोएम। प्लांट के जो सबसे ऊपरी वाली वेन रहती है इसको कौन सा रहता है, फ्लोएम। और उसके नीचे वाला जो वेन रहता है क्या कहते हैं, जाइलम। तो हमारे पास फ्लोएम हमारे पास कहाँ रहेगा, ऊपर, और जाइलम इसके नीचे रहेगा। और क्या करते हैं, दोनों वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। वेस्कुलर हमारे पास बंडल होते हैं जो कि ग्रोथ करने में, मतलब किसी चीज को ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। ठीक है जी, ओके। अब इसके नीचे देखिए, इसके नीचे आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा होगा, इसको क्या कहते हैं, इसको जो हमारे पास वैक्सी लिक्विड होता है, कैसा होता है, वैक्सीक्यूटिल होता है, इसको क्या कहेंगे, अपर एपिडर्मिस। जो सबसे ऊपर वाला एपिडर्मिस रहेगा, एपिडर्मिस होता है स्किन, इसके ऊपरी स्किन को क्या कहेंगे, अपर एपिडर्मिस। और निचली वाली स्किन को क्या कहेंगे, यहाँ पे जो निचली स्किन को क्या है, लोअर एपिडर्मिस। ऊपर वाली स्किन को अपर एपिडर्मिस, नीचे वाली स्किन को लोअर एपिडर्मिस। इसी एपिडर्मिस के अंदर हमारे पास इनरेगुलर, ठीक है जी, हमारे पास कोई फिक्स नहीं होता है, इनरेगुलर हमारे पास छोटे छोटे इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। इनके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे तो छोटे छोटे हमारे पास क्या मिलेगा, ग्रीन डॉट मिलेगा। इसी ग्रीन डॉट को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। जो छोटे छोटे ऐसे इनरेगुलर जो स्ट्रक्चर बना, इनके अंदर हमारे पास छोटे छोटे ग्रीन डॉट मिलेंगे, जिसको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और हमारे पास इसके अंदर जो बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट लगे रहते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट के जो स्ट्रक्चर बना है, इसके बहुत सारे खाली गैप रहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एयर स्पेस कहा जाता है। और हमारे पास एयर स्पेस अगर हमने क्लोरोप्लास्ट, अगर मैंने इस क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा जूम करके देखा, मैं इसको पेज पे बनाता हूं, तो आपको इस टाइप से कुछ मटेरियल मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से कुछ मटेरियल हमारे पास मिलेगा। ये दोनों हमारे पास क्या कहेंगे जी, ये कहलाते हैं गार्ड सेल। क्या कहेंगे जी, इसको गार्ड सेल कहला रहा होगा। तो 2 हमारे पास क्लोरोप्लास्ट को जो जूम करके देखेंगे तो 2 हमारे पास इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको कहेंगे गार्ड सेल। और इस वाले पोर्शन को कहेंगे, जो छोटा सा जगह, इसको क्या कहेंगे, स्टोमेटा। ठीक है जी, तो ये अभी हमें नहीं जानना है। अब आते हैं भाई हमारे पास हार्ट के बारे में आते हैं। हार्ट के बारे में देखिए, हमारे पास बताइए, हार्ट का जो सबसे पहले हमारे पास, इसको हार्ट को 4 हिस्सों में बांटे थे। आइए, अब पहला हमारे पास देखिए, जो पहला वाला हिस्सा है इसको क्या कहेंगे भाई, हमारे पास लेफ्ट आर्ट्रियम। पहले वाले, इस वाले हिस्से को क्या कहेंगे, लेफ्ट आर्ट्रियम। इस वाले को क्या कहेंगे भाई, हमारे पास
बताओ, लेफ्ट आर्ट्रियम हमारे पास हो गया, इस वाले क्या कहेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऊपर वाले को लेफ्ट आर्ट्रियम, नीचे वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसी तरीके से इस वाले हिस्से को क्या कहेंगे, राइट आर्ट्रियम, और इसके निचले वाले हिस्से को क्या कहेंगे, राइट वेंट्रिकल। हमने 4 पढ़ लिया, कौन सा, लेफ्ट आर्ट्रियम हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम हमारे पास क्या होता है, राइट वेंट्रिकल। अब बताइए, जहां से हमारे पास ब्लड निकल रहा होगा, क्या निकल रहा होगा भाई, ब्लड हमारे पास निकल रहा होगा, इसको क्या कहेंगे, अरोटा। क्या कहेंगे भाई, अरोटा। और जहां से हमारे पास ब्लड इसके अंदर जा रहा होगा, ब्लड हमारे पास इसके अंदर जा रहा होगा, कहां से, लंग्स से ब्लड हमारे पास जा रहा होगा, क्या कहेंगे, पल्मोनरी वेन कहेंगे। ठीक है जी, इसको क्या कहेंगे, हमारे पास ब्लड अंदर जाएगा तो क्या कहेंगे, पल्मोनरी वेन कहा जाएगा। और जहां से पूरे बॉडी में हमारे पास ब्लड, ये वाला ऐसे रहेगा, यहां से नहीं, यहां से ब्लड हमारे पास लंग्स से यहां जा रहा होगा, ये रहा, यहां हमारे पास पल्मोनरी वेन कहेंगे। जो हमारे पास ब्लड हमारे पास पूरे बॉडी में हमारे पास लेके जा रहा है, क्या कहेंगे, पल्मोनरी आर्टरीज कहलाएगा, बॉडी के अंदर हमारे पास लेके जाएगा। अब हमारे पास इतना हो गया। अब देखिए, वेने कामा पूरे ब्लड को हमारे पास जो लेके आ जा रहा है, कौन सा लेके आ जाएगा जी, वेने कामा। पूरे बॉडी से जो ब्लड को लेके, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को जो हमारे पास अंदर पूरे हार्ट के अंदर लेके आया जा रहा है, कौन से में, राइट आर्ट्रियम के अंदर, क्या कहलाएगा, वेने कावा। और वेने कावा एक हमारे पास, एक वेने कावा ऊपर होता है और एक क्या होता है, नीचे होता है। नीचे वाले कहेंगे लोअर, ऊपर वाले कहेंगे वो अपर वेने कावा। ऊपर वाले क्या कहेंगे, अपर वेने कामा, और नीचे वाले को लोअर वेने कामा। और यहाँ पे जो मोटी सी आपको जो थिन हमारे पास जो वॉल दिख रही है, इसको क्या कहेंगे भाई, सेप्टम। क्या कहेंगे, सेप्टम। सेप्टम क्या है, राइट आर्ट्रियम और हमारे पास क्या, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल को जो अलग अलग पार्ट में जो थिन लेयर होते हैं, इसको क्या कहेंगे, सेप्टम कहलाता है। ये था हमारे पास हार्ट्स के बारे में। आइए 5 नंबर का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्सप्लेन एनी 5 मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय द सिंगल ऑर्गेनिज्म। हमारे पास 5 ऐसे मेथड बताने जो कि सिंगल ऑर्गेनिज्म हमें इस्तेमाल करता है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें बताना है। तो आइए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहला क्या है भाई, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है भाई, सेल, द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू द 2 डॉटर सेल। जो हमारे पास मेन सेल होता है, जैसे पेन, इसको मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, तो ये क्या कहलाएगा, पेरेंट सेल क्या आएगा, इसको जो 2 हिस्से बने क्या कहलाएगा, डॉटर सेल। ऐसे चीज को क्या कहेंगे जी, फ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाएगा, फ्यूजन। और फ्यूजन अगर जो सिर्फ 2 ही सेल में टूटा तो क्या कहेगा, बाइनरी। बाई मतलब 2 और नरी मतलब इसके डॉटर न्यूक्लियाई। तो ऐसे चीज को कहेंगे बाइनरी फ्यूजन कहलाएगा। और मल्टीपल फ्यूजन क्या, इसका मैंने तोड़ के बहुत सारे हिस्से कर दिए, तो क्या कहेगा, मल्टीपल फ्यूजन। एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखना है, बाइनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। और मल्टीपल फ्यूजन का क्या है जी, प्लाज्मोडियम। क्या है जी, प्लाज्मोडियम होता है। वेरी गुड। आगे, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू द स्मॉलर पीसेस इनटू द हमारे पास मेंसुरेशन, ईच पीसेस डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल। जब हमारे पास कोई एक प्लांट है, जैसे स्पायरोगेरा कैसे एक प्लांट होता है, जब स्पायरोगेरा हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाएगा और 2 अलग अलग इंडिविजुअल में जब बन जाएगा, इसी चीज को क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है, जब कोई एक प्लांट जब मैच्योर होता है तो अपने अंदर से डीअटैच हो जाता है, उसको निकल जाता है, इसको क्या कहेंगे हमारे पास ये 2 अलग अलग पीसे में टूट के और दोनों अलग अलग पीसे एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, इसको क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन। एग्जांपल जरूर याद रख के जाना, स्पायरोगेरा। थर्ड वाला क्या है, रीजनरेशन। रीजनरेशन, इफ ऑर्गेनिज्म इज समहाउ cut or broken into the many pieces, each pieces grow into the a complete organism। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जब गलती से कुछ कट जाता है, एक्सीडेंटली कट जाएगा, या हमारे पास उसको बहुत सारे हिस्सों में तोड़ दिया जाएगा, तो उससे हर एक बॉडी से एक नया ऑर्गेनिज्म बना ले, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बना, इसको क्या कहेंगे हमारे पास हमारे पास कहेंगे रीजनरेशन। एग्जांपल के लिए प्लेनेरिया और क्या जाएगा, हाइड्रा। हाइड्रा और प्लेनेरिया इसका एग्जांपल हो जाएगा। बर्डिंग क्या होता है भाई, बर्डिंग, A bud is formed which develop into tiny individual। एक हमारे पास देखो छोटा सा बड निकलता है और ये बड क्या होता है, मैच्योर हो जाता है, और मैच्योर होने के बाद ये बड इस प्लांट से नीचे गिर जाएगा और ये दोनों आपस में क्या बन जाएंगे, नए प्लांट बन जाएगा। ऐसे चीज को क्या कहेंगे हमारे पास, मैच्योर हो जाएगा नए इंडिविजुअल में, ऐसे एक चीज को कहेंगे बडिंग कहलाएगा। और बडिंग एक ऐसा होगा जी, हाइड्रा। एग्जाम्पल क्या रखेंगे, हाइड्रा। ओके, अगला हमारे पास बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है भाई, जब हमारे पास ऐसा कोई प्लांट जो कि कैसे
लीफ से, सॉरी हमारे पास क्या होता है, लीफ से, स्टेम से और रूट से, रूट स्टेम एंड लीफ से ग्रो होता है। कैसे, रूट स्टेम और लीफ से ग्रो होता है। तो इसी चीज को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इन मैनी प्लांट न्यू प्लांट डेवलप्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट। जैसे हमारे पास क्या था, रूट से होने वाला हमारे पास क्या, दलियाज एंड स्वीट पोटैटो, स्टेम से होने वाला पोटैटो एंड जिंजर, और लीफ से होने वाला क्या है, हमारे पास क्या है, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम क्या होता है, प्लांट हमारे पास पत्तियों से ही नया पौधा बन जाता है, इसको कहेंगे ब्रायोफाइलम। आर्टिफिशियल मेथड होता है, आर्टिफिशियल मेथड क्या होता है, क्राफ्टिंग। क्राफ्टिंग किसका जैसा, यानी कि एक पेड़ के ऊपर काट के दूसरा पेड़ लगा दिया। इसमें ज्यादातर किसमें देखा जाता है, मैंगो में। कटिंग आपने देखा होगा, जैसे किसी का स्टेम काट के उसको अंदर जमीन में घास दिए तो हमारे पास एक नया प्लांट बन जाएगा, इसको रोज में। लेयरिंग क्या होता है, जैस्मीन। हमारे पास ऐसा जैस्मीन के प्लांट के ऐसा हमारे बहुत सारे प्लांट रहते हैं, उसके टहनियों को लेकर जमीन के अंदर धसा देते हैं। वो जमीन जो हमारे पास जो धसाए हैं स्टेम, वो एक नया जड़ के तरह काम करेगा। और दोनों अगर हमने जड़ों को काट दिया, मतलब दोनों साइड से अगर काट दिया, तो नया एक प्लांट बन जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल देखो, हमारे पास जो फील्ड में घास रहते हैं, उस घास के आपने किसी भी हिस्से बीच से तोड़ के देखो, बहुत सारे जड़ होते हैं। उसको किसी भी चीज को जो तोड़ दोगे तो इसका मतलब नहीं, प्लांट मर जाएगा। इसका मतलब है बहुत सारे उसके क्या आगे हैं, रूट्स आ गए हैं। तो ऐसे ऐसे हमारे पास चीज को कहेगा लेयरिंग कहलाएगा। किसमें कहलाता है भाई, हमारे पास जैस्मीन के अंदर। टिश्यू कल्चर क्या था भाई, जब किसी एक चीज को, किसको, जब किसी एक चीज को हमारे पास किसी प्लांट को जब लैब के अंदर उगाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर। न्यू प्लांट्स, कैसे, न्यू प्लांट्स आर ग्रोवन बाय द यूजिंग ग्रोइंग टिप्स ऑफ द प्लांट। किसी भी हमारे पास प्लांट को जब हमारे पास उसको लैब के अंदर में उगाया जाता है, टिप ऑफ द प्लांट के ऊपर उगाया जाता है, तो क्या कहेंगे इसको, टिश्यू कल्चर। ज्यादातर किस पौधे के लिए अप्लाई होता है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, बीज नहीं होता है, बीज या फ्लावर नहीं होता है, सीड और फ्लावर नहीं होता है। दीज ग्रो सेल आर केप्ट इन द, हमारे पास क्या है, कल्चर मीडियम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कैलस। और इनको एक हमारे पास एक लिक्विड के अंदर रखा जाता है, इसको क्या कहते हैं, कैलस। कैलस हमारे पास क्या होता है, एक कल्चर मीडियम होता है, जो कि इसको क्या कहता है, कैलस के अंदर रखा जाता है, ताकि जर्मिनेशन हो पाए इसका। कैलस इज द हमारे पास क्या है, ट्रांसफर्ड टू द हार्मोन मीडियम विच कॉजेज द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। और यही कैलस के अंदर क्या होता है, उसका हमारे पास ग्रो करेगा और डिफरेंशिएट, मतलब उसका क्या होगा, अलग अलग पेड़ पौधों के अलग अलग हमारे फूल फल फ्रूट वगैरह बन रहे होंगे। और इसका एग्जांपल हमारे पास क्या दो दिया हुआ, वो ध्यान दे लेना। अगला हमारे पास क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है भाई, ये चीजों को देखो। स्पोर आर स्मॉल बल्ब। स्पोर क्या होता है, हमारे स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, स्पोर क्या होता है, हमारे पास छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे क्या होता है, गेंद होता है, लाइक स्ट्रक्चर कवर्ड विद द थिक वॉल। हमारे पास बहुत सारे पतले से झिल्ली से हमारे पास जुड़े रहते हैं, पतले झिल्ली से कवर्ड होते हैं। अंडर द फेवरेबल कंडीशन, जब इनको हमारे पास फेवरेबल कंडीशंस मिलता है, ये जर्मिनेट करते हैं और प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेन, वही उस पर होके फट जाते हैं। तो पहले हमारे पास क्या था, इसको कहेंगे स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम से क्या होगा, ये छोटा सा बॉल जब हमारे पास फट जाएगा तो क्या मिलेगा भाई, बहुत सारे स्पोर मिलेंगे। और जो हमारे पास जो डंडी से दिख रहा है, क्या कहेंगे, हाइपा। क्या कहेंगे भाई, हाइपा। और जो ये बड़ी सी ऊपर जो जड़ दिख रहा है, स्टोलेन। और इसको जो हमारे पास नीचे क्या आएगा, राइजोइड कहलाएगा। क्या भाई, राइजोइड कहला रहा होगा। तो ये भी हमारे पास खत्म हो गया। तो लास्ट अब हमारे पास देख रहे हैं, व्हाट इज द कॉन्ट्रासेप्शंस, एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिक्स। हमारे पास जो भी है कॉन्ट्रासेप्टिक्स के बारे में हमें बताना है। तो आइए, क्या है कॉन्ट्रासेप्टिक्स, ठीक है जी। कॉन्ट्रासेप्टिक्स हमारे पास पिल्स वगैरह चेक करते हैं, क्या था कॉन्ट्रासेप्शंस क्या होता है, इट इज द अवॉइडेंस, हमारे पास क्या, अवॉइडेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। हमारे पास वो चीज, हमारे पास जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए अचीव किया जाता है, कॉन्ट्रासेप्शन कैन बी अचीव्ड बाय द प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा। जब हमारे पास अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, उसको हमारे पास बचाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉन्ट्रासेप्शंस। अनवांटेड प्रेगनेंसी को हमारे पास हटाने के लिए, उसको हमारे पास उससे बचाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्ट्रासेप्शंस का। मेथड हमारे पास 4 मेथड होते हैं जनरली, इसके 4 मेथड होता है। कौन सा होता है, फिजिकल बैरियर होता है, केमिकल मेथड होता है, हमारे पास IUCD होता है, और हमारे पास सर्जिकल मेथड होता है। तो पहले फिजिकल बैरियर में देखते हैं। हमारे पास फिजिकल बैरियर में क्या है, टू प्रिवेंट द यूनियन ऑफ द मेल
एग्स एंड स्पर्म, जो हमारे पास मेल का क्या रहेगा स्पर्म और फीमेल का हमारे पास क्या रहेगा एग, इन दोनों को हमारे पास रोक दिया जाए। ठीक है जी, इन दोनों को आपस में फ्यूजन करने से ही रोक दिया जाए, इनको फर्टिलाइजेशन से ही रोक दिया जाए। तो इसके लिए क्या यूज किया सकता है भाई, यूज कॉन्डोम। और हमारे पास क्या है सर्वाइकल कैप्स एंड हमारे पास डायाफ्रांस जो भी रहता है इसका हमारे पास इस्तेमाल करते हैं। केमिकल मेथड में क्या होता है, इसको हमारे पास ओरल पिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओरल पिल का बहुत सारे हमारे पास पिल्स आते हैं केमिकल रिएक्शन में, हमारे पास उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्या है, दीज चेंज हार्मोनल बैलेंस ऑफ आवर बॉडी एंड एग नॉट रिलीज। और हमारे पास ऐसा हमारे बॉडी के अंदर कुछ कर दिया जाए जिसके हमारे अंदर से क्या हो भाई एग ही रिलीज ना हो पाए, नॉट रिलीज बाय द एग। ऐसा भी मेडिसिन आता है जिससे एग ही प्रोड्यूस ना हो, और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, इसीलिए इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत सारे साइड इफेक्ट होता है। फिर आता है हमारे पास कौन सा भाई IUCD मेथड होता है। IUCD मेथड क्या होता है भाई इसके अंदर हमारे पास एक ऐसा यू हमारे पास क्या होता है, इसको कॉपर टी कहां पे लगाया जाता है, कॉपर टी और लूप इज प्लेस्ड इन द यूट्रस, यूट्रस के अंदर लगाया जाता है। कहां पे, जिससे प्रेगनेंसी का क्या होता है प्रिकॉशन लिया जाए, हमारे पास क्या था प्रिवेंट किया जाए प्रेगनेंसी को। कैसे, यूट्रस के अंदर कॉपर टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कॉपर टी लगाया जा सकता है ताकि सारी चीजों को क्या कर दे, किल कर देता है, जितने भी एग बनते हैं उसको ये किल कर देता है। अगला हमारे पास सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड क्या होता है भाई, इन मेल द वास डिफेंस, मेल्स के अंदर क्या होता है वास डिफेंस ब्लॉक किया जाता है ताकि हमारे पास स्पर्म ट्रांसफर ना हो पाए। मेल के अंदर हमारे पास क्या होता है, स्पर्म को रोकने के लिए क्या करते हैं, वास डिफेंस को कट करके उसको बांध देते हैं, इसको कहते हैं वैसेक्टोमी। क्या कहेंगे इसको, वैसेक्टोमी। क्या कहेंगे, वैसेक्टोमी। मेल के अंदर वास डिफेंस को हमारे पास उसको बांध दिया जाए, तो उसको टाइट कर दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा, उसको काट को वहीं पे बांध दिया जाता है। इस मेथड को क्या कहते हैं भाई, वैसेक्टोमी कहलाता है। ठीक है जी, और यही हमारे पास क्या होता है, इन फीमेल फैलोपियन ट्यूब को अगर हमारे पास ब्लॉक किया तो वहीं पे काट के उसको बांध दिया जाए मेथड से, तो इसको कहेंगे ट्यूबेक्टोमी। मेल के अंदर वास डिफेंस को बांधा जाए तो क्या कहेंगे, वैसेक्टोमी, और फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब को बांधा जाए तो क्या कहेंगे, ट्यूबेक्टोमी। और यही हमारे पास ये चैप्टर होता है खत्म। तो इसके अंदर हमारे पास एनालिसिस कर लेते हैं, क्या आ जाएगा भाई। टोटल 20 नंबर का बायोलॉजी था आपका, टोटल 20 नंबर का आपका बायोलॉजी था। 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 1 नंबर के कितने क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन, जिसमें से 2 MCQs था, एक फिलिंग इन द ब्लैंक्स था, और एक डेफिनेशन पूछा गया था, और एक एसेंशियल रीजन। तो 5 नंबर का हमारे पास मामला यहां से बन गया 5 मार्क्स का। 2 नंबर में हमें 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस था और एक के अंदर इंटरनल चॉइस नहीं था। तो यहां से हमारे पास कितना पूछा गया जी, टोटल 2 दूना 4, 4 मार्क्स का हमसे यहाँ पे पूछा गया। 3 नंबर का हमारे पास 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एक के अंदर इंटरनल क्वेश्चन नहीं था और एक के अंदर इंटरनल क्वेश्चन था, तो इधर कितना आया जी, 6 मार्क्स का इधर आया। और 5 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसके अंदर क्या था, इंटरनल ऑप्शन था। तो टोटल मिला के कितना होगा जी, 20 मार्क्स हमसे पूछा गया। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा। और आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही वीडियो कंटेंट के लिए हमसे जुड़े रहिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।